गुड मॉर्निंग। थोड़ा बोलो ना, सुबह सुबह क्लास है, एनर्जी होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो ये तुम लोग का शायद लास्ट सब्जेक्ट होगा सी इंटर का, जो हम लोग चालू करने वाले हैं, या और भी कुछ बाकी है? लास्ट सब्जेक्ट। हाँ, ऑडिट तो एग्जाम के एक दिन पहले तक बाकी रहेगा, बट बाकी बाय डिफॉल्ट तो ये लास्ट सब्जेक्ट चालू हो रहा होगा ना। हाँ ठीक है। ऐसे भी तुम लोग तो अभी बोनस टाइम है, तुम लोग वाला टर्म एकदम लकी टर्म चल रहा है अभी, वरना सी इंटर में इतना टाइम कभी मिला नहीं है ना। अब क्या नजर मत लगाइए, थोड़ी प्रीपोन कर देगा, जो है वो है। हाँ तो तुम इजी मान के रखी थी। हाँ पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये गिवन है। लास्ट टर्म में ही एफएमएसएम था, अभी द टर्म गॉन बाय। हाँ तो एसएम पढ़ने के बाद इजी था, अभी तुम पढ़ो नहीं एसएम इजी था, पढ़ो तो सही। चला जाओ। तो आज हम लोग अपना एसएम वाला पोर्शन चालू करने वाले हैं। 50 मार्क्स के पोर्शन है, तो तुम लोग को पता ही होगा। एफएम तो अपना डन है पूरा, तो एफएम का तुमको सब कुछ का आइडिया है, पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ। तो हम एफएम वाले पोर्शन का कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 50 मार्क्स शुरू करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला। हम बस एक बार ब्रीफ में 2 मिनट के लिए तुमको पेपर पैटर्न बता दे रहे हैं। 10 से 15 मिनट हम तुमको थ्योरी और एसएम में हम लोग क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले। 15 मिनट्स मैक्स हम लोग ये बकवास डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट है एकदम 20 क्लासेस के अंदर, हम 25 बोला है, बट 20 क्लासेस के अंदर पूरा एसएम रैप अप कर दें। चलेगा ना? तुमको जल्दी करना है या टाइम लेके करना है? जल्दी करना ना। तो 20 क्लासेस के अंदर टारगेट है पूरा का पूरा एसएम रैप अप कर दे। मतलब कुछ काट कूट के नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। ऑल टोटल सिलेबस देखो। तो सबसे पहला जो तुम्हारा एसएम का अपने को नोट्स फॉलो करना है, वो एक लौता ये जो ब्लैक कलर का बुक है। एक बार बुक देगा कोई भी, लेके भागेगा नहीं ऐसा डर डर के। देखो अरे रे, ये जो ब्लैक कलर का बुक है, एक लौता हम लोग यही बुक फॉलो करने वाले हैं, वन एंड ओनली। इसके अलावा तुमको कोई बुक फॉलो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और वो आई थिंक 176 पेजेस का होगा ना। एक बार लास्ट पेज नंबर बता दो। 172। तो वही 172 पेजेस का ही अपना बुक है। नहीं, लास्ट पेज में कुछ और होगा शायद। लास्ट पेज 172 है, ठीक है। तो 172 पेजेस का बुक है, और यही बुक अपने को लास्ट डे तक फॉलो करना है। एग्जाम्स का जो हम लोग रिवीजन वगैरह सब कुछ इसी बुक से किया जाएगा। इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वगैरह, वो सब मूडी वाले को बेच देना। एमजी रोड के सामने जो मूडी वाला बैठता है, वही सब खरीदता है, तुम बेच देना उसको। क्योंकि वो तुम जाके बोलो ना हम लोग का स्टूडेंट है, तुमको डिस्काउंट दे देगा। हाँ देगा डिस्काउंट। एमजी रोड के मेट्रो स्टेशन के बाहर जो मूडी बैठता है वो वाला। तुम बेशरम इंसान मूडी वाले से डिस्काउंट लोगे? बात ये है, सुनो इधर। तो अपना जो पेपर पैटर्न है, एफएमएसएम इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें एफएम का तो पोर्शन तुम्हारा 50 नंबर का है, तुमको ऑलरेडी मालूम है, कवर्ड है। एसएम जो अपने आज चालू करने वाले, ये भी 50 मार्क्स का पोर्शन है। और इसमें एमसीक्यूज 15 मार्क्स। और ये एमसीक्यूज वो लॉलीपॉप वाला जो बचपन में फाउंडेशन में तुम लोग करके आएगा, वो वाला नहीं होता है, मालूम है ना। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 में से एक को टिक कर दिया, वो नहीं होता है। यहाँ एसएम में, एमसीक्यूज में भी वो तुमको एप्लीकेशन पूछते हैं। मतलब तुमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना होगा, तब तुम एमसीक्यूज क्लियर कर पाएगा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो एमसीक्यू बड़ा सिंपली हो जाएगा। वो केस स्टडी बना के बोल देंगे एमसीक्यू के अंदर में। तुम अभी तक कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया क्या फॉर सी इंटर? हाँ तो आइडिया लगा ना किस तरह का एमसीक्यूज आता है, एकदम ऐसा केस स्टडीज का सिनेरियो देके, बस वैसा ही एकदम वैसा, ठीक है। तो अच्छा था या बुरा? जो पढ़े उसके लिए अच्छा। दूसरा अपना आता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव हो गया अपना 35 मार्क्स का, ठीक है। और ये 35 मार्क्स में 5 मार्क्स कंपल्सरी, प्लस जो अपना 30 मार्क्स है, ये कहने को ऑप्शनल बोलते हैं वो लोग, बट वो ऑप्शनल होगा नहीं तुम्हारे लिए। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमको नहीं आता होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट तो मान लो ये भी कंपल्सरी होता है। कैसे होता है ये? 4 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, इंटू 10 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स का एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का 2 पार्ट्स रहेगा। पेपर पैटर्न क्लियर है। और ऑब्वियसली पूरा का पूरा 50 नंबर थ्योरी, हार्डकोर थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता इसमें, ठीक है। पक्का डन है। 15 मार्क्स अपना एमसीक्यू, 35 डिस्क्रिप्टिव।
उसमें से 5 नंबर का कंपलसरी, बाकी 30 मार्क्स, 3 क्वेश्चन ऑप्शनल। और वो 3 क्वेश्चन ऑप्शनल, पहले ये बताइए कौन सा चैप्टर छोड़ने से काम हो जाएगा, ये तुमको इंटरेस्ट रहता है? तो ये आईसीआई को भी पता है, तो वो जब पेपर सेट करेगा वो ऐसा नहीं करेगा क्वेश्चन 1 चैप्टर 1, क्वेश्चन 2 चैप्टर 2, क्वेश्चन 3 चैप्टर 3, बिल्कुल भी नहीं। एक ब्लॉक आएगा 1 और 5 से, एक ब्लॉक आएगा 2 और 1 से, तीसरा ब्लॉक हो सकता है 3 और 4 से, फोर्थ ब्लॉक हो सकता है 4 और 2 से। इस तरह से वो जंबल कर करके क्वेश्चन सेट करेगा। एक चैप्टर छोड़ो, 2 क्वेश्चन तो अटक गया, 2 अलग अलग ब्लॉक अटक जाएगा। तो इसीलिए कोई चैप्टर अपने छोड़ेंगे नहीं, और तुम पूरा पढ़ नहीं सकते, नियम का बात है ना। थ्योरी सब्जेक्ट वो भी पूरा कैसे पढ़ेगा? तो इसीलिए वो सबका सोल्यूशन मेरे पास है। बट उससे पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट पे टेक क्या है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। चालू नहीं हुआ उससे पहले लैग। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर टेक क्या है? नींद आता है, ओके। और बोलो तो। वहां सीए इंटर का भी हम तुमको रियलिटी चेक देगा लास्ट सब्जेक्ट पढ़ते हुए। थ्योरी सब्जेक्ट का टेक क्या है तो बोलो। अरे यू लाइक थ्योरी, यू हेट थ्योरी, कुछ तो होगा ना, कोई तो ओपिनियन होगा जिंदगी में। सिचुएशनशिप, हाँ सीए इंटर तक ही तुमको चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। सिचुएशनशिप चलेगा, और फाइनल में एक और आ जाएगा, वो अलग बात है। थ्योरी सब्जेक्ट और बोलो ना बाकी लोग का, कोई है जिसको थ्योरी पसंद है? पसंद है, पसंद है, दोगला वाला नहीं, बोर हो गया अभी इतना ही पसंद था बस। ठीक है, बाकी लोग को हेट थ्योरी। अरे इसमें भी जो बोले आप बोले वही, कुछ तो ओपिनियन होगा। अरे हेट थ्योरी कैसा, तुम लोग का जिंदगी में एक ओपिनियन नहीं है? ये आजकल का यही है, सब मूडी है। जब जो मन जिस सब्जेक्ट के को पढ़ना है बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पसंद है, बहुत बढ़िया हेमंत, वेरी नाइस। तुमको बहुत चीजें पसंद है। बोरिंग सब्जेक्ट्स, ओके। बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, अभी हम तुमको रियलिटी देख देता है, तुम शायद रियलाइज भी नहीं किया होगा तुम्हारे सी इंटर में थ्योरी कितना है। कोई कैलकुलेट किया कभी बैठ के? 300 मार्क, 350। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट लगेगा खाली। वहां सी इंटर का सिलेबस बोलो, तुम सब्जेक्ट बोलो, हम लोग इसको 2 कॉलम में बांटेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी। हाँ हम लोग 2 मिनट इधर टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बोलो पहला लॉ, तो चलो थ्योरी है 100 मार्क्स। अकाउंट्स, अकाउंट 100 प्रैक्टिकल है क्या? 50 मार्क्स प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स थ्योरी है। ये भी हम थोड़ा सा थ्योरी को अंडरस्टेट किया है। अकाउंट्स में और ज्यादा थ्योरी हो गया न्यू सिलेबस के अंदर में। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑडिट सबसे भयानक, 100 मार्क्स। ठीक है, एसएम 50 मार्क्स थ्योरी है, तो इधर एफएम 50 प्रैक्टिकल है। ओके डन। कॉस्ट 100 थ्योरी है। टैक्स में डीटी प्रैक्टिकल है, चलो मान लो प्रैक्टिकल है। आईडीटी थ्योरी है। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही मानते हैं। अब करो एक बार टोटल, यहां पे आया 250 मार्क्स, यहां पे आया 350 मार्क्स। कभी किया था कैलकुलेट कि क्या क्या आप बता रहे? लास्ट की तरफ में पहले बताते तो कुछ करते। ओ पहले क्लास में भी ये हुआ है। ओ फिर तो ठीक है, तुम सेट है तब, फिर क्या दिक्कत है? मतलब तुम कितना ही भाग लो थ्योरी सब्जेक्ट से, रियलिटी इज कि तुमको सीए इंटर में अगर अच्छा स्कोर पास होना है तो इसको अपना बनाना पड़ेगा। अरे वरना तुम्हारा सीए इंटर में कुछ नहीं हो पाएगा, ये फैक्ट है। तब तुम जितना हेट करो, जितना तुमको इससे दूर भागना हो, रियलिटी यही है कि तुम अगर थ्योरी पढ़ेगा तो तुम्हारा हालत एग्जाम हॉल में अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। और नहीं पढ़ेगा थ्योरी तो एग्जाम हॉल में 20 मिनट पढ़ के बाहर जाने का रास्ता खोजेगा, रीडिंग टाइम जैसे ही खत्म हुआ। सेंस बन रहा है ना? और ये हम सिर्फ ढप नहीं मार रहा है जस्ट बिकॉज हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता है इसलिए नहीं बोल रहा है। थ्योरी सब्जेक्ट हम पढ़ाता इसलिए है
क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इतना हाई है। और मेरा खुद का जब हम सी इंटर में मेरा रैंक 10 जब आया था, बोस्ट नहीं कर रहा, बस बता रहे तुमको, क्योंकि अब ठीक है, अब दरकार नहीं है। जब सी इंटर में रैंक 10 आया था तो उसका मेन रीजन था 2 सब्जेक्ट्स। लॉ सब लोग पढ़ लेते हैं, फिर भी लॉ इज ओके क्योंकि तुम्हारा ग्रुप 1 में कवर हो जाता है और उस समय तुमको नया नया जोश होता है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। झमेला सबसे ज्यादा आता है ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में। अभी एसएम थोड़ा स्टेबल हो गया, बट हम तुमको जब हम लोग का चलता था तो उसमें ऑडिट और एक और सब्जेक्ट था आईटीएसएम बोल के, ओल्ड सिलेबस का बात करें तो। ऑडिट 100 मार्क्स, आईटीएसएम 100 मार्क्स, ठीक है। मेरा आया था 501 डिवाइडेड बाय 700, ये मेरा स्कोर था। अब ऑडिट में मेरा आया 74, आईटीएसएम में आया 76, 1-2 मार्क ऊपर नीचे, 70s में, मिड 70s में था, ये मेरे को याद है। अब तुम बोलो ऑडिट में एवरेज मार्क्स किसी भी स्टूडेंट का क्या होगा? एक सेकंड, आई थिंक मेरा मार्कशीट होना चाहिए था, हम नॉर्मली दिखाता है मार्कशीट का बात कर रहे हैं इधर। डिमोटिवेट नहीं करे, मेरा मार्कशीट दे, तुम क्यों डिमोटिवेट होगा? वहां कंपटीशन थोड़ी है मेरे से। 700 ये लास्ट के उससे पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब x to x स्क्वायर, ये वो वाला हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, x का x नहीं, x के पिछले वाला x का x अलग मतलब हो जाता है। हाँ मतलब इधर आ जा, हमको नहीं समझना तुम बोलना क्या चाह रहे, ठीक है। सुनो, ऑडिट में तुमको क्या लगता है एवरेज मार्क्स क्या होगा? 45, मतलब एवरेज बच्चे लोग पास ही हो जाते हैं ना सी इंटर में। एवरेज मार्क्स अगर तुम देखो 25 से 30 के रेंज में हो जाएगा, पास होते 20% लोग, एवरेज 50% होता है ना। तो लेट से 40 भी अगर ले लेते, चलो तुम्हारे लिए अच्छा नंबर लेते, 40 मार्क्स एवरेज पास, ठीक है। इसमें भी 40, ग्रुप 2 का थ्योरी, इससे ज्यादा लोग का एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता है, तो इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब उसमें आया 34, यानी लीड बाय 74, लीड बाय 34 मार्क्स, और आईटीएसएम में लीड बाय 36 मार्क्स। ये 2 सब्जेक्ट का टोटल करो 71, ठीक है। 71 डिवाइडेड बाय 501 करो, 10% से ज्यादा, 10% तो 50 नंबर ही हो जाता ना कहीं 15% के आसपास। तो 15% जो मेरा टोटल मार्क्स था वो कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लीड दिया सिर्फ 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स। और तुमको भी ये बात पता होगा, हर एक नंबर पे रैंक चेंज हो जाता है। अगर तुम 501 में से 20 नंबर माइनस कर दो तो 10 से सीधा 30 हो जाएगा। 45 मार्क्स माइनस कर दो तो गया, ठीक है। अब किसी को अगर रैंक वाला एम है तब तो ये 300-350 मार्क को तुमको भगवान बना के पूजा करना पड़ेगा, सीधा हिसाब यही है। और किसी को अगर क्लियर भी करना है तो भी तुमको 350 मार्क्स शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। रीजन ये है कि वो 250 मार्क्स तो हर कोई पढ़ेगा। तुम कभी किसी को ये नहीं सुना होगा डीटी नहीं पढ़ा, कॉस्ट नहीं पढ़ा, अकाउंट्स नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे ये जरूर सुनेगा कि ऑडिट तो नहीं हो पा रहा। सुनता ही होगा, सुनता क्या, फील करता होगा, हाँ या ना? करेक्ट है ना। ये सेम चीज। और एसएम का, तो थ्योरी का तुमको इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया, और इस पे बात करना है, डन है ना। तो एक चीज जो हम एक सिंपल सा पॉलिसी फॉलो किया था वो हम तुमको अभी बता दे रहे हैं। सर क्या दिखा रहे हैं, कुछ और दिख रहा है तुमको? यही तो दिख रहा होगा ना जो, हाँ तो यही तुमको यही देखना है अभी, ठीक है। सुनो तो क्या बोल रहा था, हम यही बुला दिया। हाँ, तो मेरा सिंपल सा मेरा छोटा सा एक रूल था जो हम फॉलो करता था जब हम पढ़ रहा था सीए इंटर। हम बैक देन वाला रूल तुमको बता रहे, क्योंकि हम एज ए टीचर कुछ भी बोलेगा तुमको लगेगा ठीक है इनके लिए बोलना बहुत ईजी है। तो हम एज ए स्टूडेंट अभी तुमसे बात कर रहा है, सिर्फ एक रूल फॉलो करना जब तुम रिविजन पीरियड में जाएगा, क्योंकि हम शायद लास्ट होगा जो जिससे तुम मिल रहा है एज ए टीचर। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, ठीक है ना, यू आर ऑन योर ओन। सुन के डर लग रहा होगा, नहीं रिविजन वगैरह हम लोग करेंगे साथ में, बट टेक्निकली तुम घर पे पूरा दिन क्या कर रहे हो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
जब क्लासेस होता था ठीक है, बैक टू बैक क्लास चल रहा है, वो डन एकदम, लेकिन बट घर पे तुम्हारा डिसिप्लिन इज व्हाट विल बी द रिजल्ट, सीधा हिसाब यही है। और उसमें बोला पहला क्लास ये सोच के नहीं आया था ऐसा डराएंगे, डरा नहीं रहे, तुमको एक गोल्डन रूल बता रहे हैं, जब पढ़ने बैठो थ्योरी सब्जेक्ट से शुरू करो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट तुम्हारा जो बैंडविड्थ है 1 घंटे ज्यादा ले नहीं पाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे, बोर हो जाएगा। देन स्विच टू प्रैक्टिकल। हम क्या फॉलो करता था पता है, और ये हम बहुत गाली खाता था रंजन सर से, फर्स्ट एफएम सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल था ना, हो ही जाता है, सब लोग ज्यादा पढ़ते थे वो सबको, और हम एकदम कम मिनिमम उसको पढ़ के गया था, सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी में आया था, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। तुम अगर 4 बार वही सेम सम करेगा तो अलग क्या है उसमें, आंसर रट के जाना है क्या एग्जाम हॉल में, क्या अलग करेगा, कुछ अलग होगा? हाँ बस यही होगा कि आंसर भूल गए थे अभी याद आ गया। लेकिन थ्योरी अगर तुम 4 बार पढ़ के जाएगा तो एवरी टाइम यू रीड थ्योरी, एवरी सेकेंड टाइम यू रीड थ्योरी, वो तुम्हारा 5 से 10 नंबर बढ़ा रहा है, क्योंकि तुम्हारा वर्ड्स बेटर रिटेन हो रहा है, हेड पॉइंट्स पूरा याद आ रहा है। अगर तुमको 4 पॉइंट याद था तो अब की बार रिवाइज करके 6 पॉइंट याद रहेगा, तो दैट इज हाउ यू इंप्रूव। और मेरा सिर्फ यही एक छोटा सा रूल था जो हम फॉलो किया, स्टार्ट विथ थ्योरी, स्टार्ट योर डे विथ थ्योरी, सिंपल। अब तुम बार बार अपने आप से ये बोले ना थ्योरी बोरिंग है, ऑडिट नहीं हो पा रहा है, एसएम नहीं हो रहा है, ये वो, तो तुम्हारा और तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो कि तुम उससे दूर भाग रहे हो। अल्टीमेटली तुमको एग्जाम देना है, चाहे वो जैसा ही हो। तो इसीलिए अगर कोई बोलता है ना ये सब्जेक्ट्स नहीं हो पा रहा है, तुम कान बंद कर लो, हो रहा है या नहीं हो रहा तुमको करना जरूर है, सीधा बात यही है। तो इसीलिए ऐसा मत बोलो कि यार ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये बेकार सब्जेक्ट है, क्या है ये वो, क्योंकि उससे तुम और दूर भाग रहे हो, और तुमको वो 100 नंबर का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। और अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है। अब तुमको ऑडिट पसंद नहीं है तो ये नहीं कि सी इंस्टीट्यूट उसका इजी पेपर सेट करेगा, उसको 50 नंबर का ही पूछेगा, अकाउंट्स को 150 पूछ लेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो इसीलिए जो मैक्रो फैक्टर है ना, उस चीज को एक्सेप्ट करो, और माइक्रो वेरिएबल्स में मत जाओ, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, पढ़ना तुमको सब है, और जो सब्जेक्ट तुमको पसंद नहीं है वो मेक और ब्रेक बनता है। तुम देखो ना, जितने लोग अभी, किसी का भी तुम्हारा फ्रेंड लोग होगा ना जो अभी जिसका नहीं हो पाया, जबकि इतना अच्छा रिजल्ट था, इस बारी वाला सी इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा था, तुम्हारे में वैसा नहीं हो पाएगा, एक बार ही होता है, हो गया। हाँ, हर टर्म में ऐसा करेगा तो जॉब में फिर डिमांड सप्लाई वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, हर सीए घूम रहा होगा, जॉब नहीं है किसी के पास, तो ऐसा इंस्टीट्यूट करेगा नहीं। फाउंडेशन में से बराबर कर दिया रिजल्ट। हाँ, तुम देखा क्या फाउंडेशन वाला रिजल्ट, तुम्हारे टर्म में कितना रिजल्ट था? 30% ना, 36 अभी, अच्छा 30 ले ले, 30 अभी वाला रिजल्ट क्या था? 14.96, 15 भी मुंह से नहीं बोला जाएगा। तो इसीलिए थ्योरी और फाउंडेशन में सब अटके लॉ में, थ्योरी वापस। तो इसीलिए तुम जब रिवीजन पीरियड में जाएगा कभी भी ये मत बोलना, अभी से पॉलिसी बांध लो, कभी ये मत बोलना थ्योरी सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, कि जो भी है करना तुमको पड़ेगा। डन है? वो लग रहा होगा क्या बोल रहे मालूम नहीं, बट जब तुम रिवीजन में बैठेगा तब तुमको रियलाइज होगा कि ये छोटा सा चीज कितना बड़ा है। एटलीस्ट मेरा तो रैंक इसी चीज से आया था कि हम जब पढ़ने बैठता थ्योरी सब्जेक्ट से शुरू कर लेता, और उसके बाद फिर जब बोर हो जाता प्रैक्टिकल को ब्रेक में पढ़ता था। ब्रेक लेना है, बोर हो गया, चल ठीक है प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तुम गाना सुनते सुनते आराम से कर सकते है, चिल मार के, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस नहीं होता है वो करने में। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तुम घड़ी देखता रहेगा, खाली दीवार पे ड्राइंग चालू हो जाता है अपने आप, ये सब बहुत कुछ होता है ना, है ना? हाँ, और इंस्टाग्राम बच गया, एक नोटिफिकेशन तुम्हारा 2.5 घंटा खा जाता है। नहीं तो बढ़िया है, वेरी गुड। नहीं तो तुम्हारे जीवन में और कुछ है जो 2.5 घंटा खा जाता है। तो खाली दीवार पे ड्राइंग सबका हो जाता है, नहीं होता तो बहुत बढ़िया, सब अच्छा है तेरा। पढ़ाई क्लास किस किस दिन होगा? एवरी डे, नहीं संडे छोड़ के। हाँ ठीक है, ये डन हो गया ना थ्योरी वाला। और कुछ बात करना है? काफी आई थिंक। अब हम तुमको बोलने वाला है एसएम के बारे में। सबसे पहले अबाउट द सब्जेक्ट 2 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग इस बैच में कवर क्या क्या करने वाले। और इस टर्म से हम एक बहुत मेजर चेंज कर दिया, जो लास्ट टर्म तक हम नहीं किया था, हम जाने देता था, बट इस टर्म हम वो चेंज कर चुका रिवीजन वीडियोस को लेके।
तो वो हम तुमको बता देगा। तो सबसे पहले अबाउट द सब्जेक्ट, एसएम सब्जेक्ट किसको लगता है कि ये मैनेजेबल नहीं है, हो जाएगा, डन है, इजी है, ऐसा मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सब्जेक्ट? कुछ तो तुम सुना होगा बाकी लोग से, तुम्हारा कुछ ओपिनियन होगा। बोलो ओपिनियन तो नहीं है जीवन में, यही तो प्रॉब्लम है। हो जाएगा, इजी है, क्यों सुना है, और यही प्रॉब्लम है एसएम का। तुम ऑडिट का प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट जब तुम ऑडिट पढ़ने में डिफिकल्ट है क्योंकि वो नया है तो तुम पढ़ेगा, और जब ऑडिट लिखने का बात आता है तो क्यों लिखा जाता है वो, क्यों, क्योंकि जब तुम पढ़ लिया एग्जैक्ट वही चीज जो तुमको लिखना है तुम वही लिखेगा। व्हेन इट कम्स टू एसएम प्रॉब्लम ये, तुम्हारा कॉलेज में पोमा ये सब नाम अजीब अजीब नाम से सब्जेक्ट चलता है, पोमा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग के टाइम पे यही नाम था। अरे बाबा अलग जगह अलग अलग नाम, सीबीएस में तो यही नाम था, अभी चेंज हो गया क्या हो गया? PIMA, PPM, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ, ये लोग ऐसा है बोरो के नाम से चेंज कर दो, ठीक है जो भी। तो एसएम चीज ऐसा है कि तुम कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, फाउंडेशन में हो सकता है, बिजनेस स्टडीज वगैरह जो उसमें BST उसमें पढ़ा होगा, नहीं तो 11-12 में किसी का BST उसमें कुछ पढ़ा होगा, कॉलेज में कुछ पढ़ रहा होगा, और इससे तुमको लगता है कि आता है। वहां पे सीए इंस्टीट्यूट आता है तुम्हारे सामने, और सीए इंस्टीट्यूट तुमको कतई मार्क्स नहीं देगा अगर तुम अपने ओन लैंग्वेज में लिख रहे हो आंसर। सीए इंस्टीट्यूट को अपना बुक का लैंग्वेज चाहिए। अब तुम ये जितना जल्दी रियलाइज कर लो उतना अच्छा ये पूरे सब्जेक्ट के लिए। मन से लिखना है, अपने आप से करना है, घर पे हो जाएगा, उसके लिए तुमको यहां आने का दरकार नहीं है। अब एसएम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू राइट, क्योंकि वो आता है तुमको। तो इसीलिए जब तुम लिखने बैठेगा उसमें तुम रियलाइज करेगा सारा अपना मन का लैंग्वेज आ रहा है, और आईसीआई को उस चीज से चिढ़ है, मतलब चिढ़ है। वो तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स काटने लग जाता है अगर तुम अपना मन का लैंग्वेज लिख रहा है। एक्चुअल में लोग का मेरे पास पूरा आंसर स्क्रिप्ट आ जाता है, जिसका नहीं हुआ ऑब्वियसली उसी का ही आएगा। आंसर स्क्रिप्ट आ जाता है, बोलते कि सर पूरा तो लिखा, 1.5 पन्ना लिखा, मार्क्स कट गया, 1.5 आउट ऑफ 5 मिला। प्रॉब्लम है कि वो रियलाइज ही नहीं करता है कि वो अपना लैंग्वेज लिख रहा है। इन्विजिलेटर तुम्हारा क्या करेगा, उसको नहीं आता है एसएम, तुमको पता है ना आईसीआई का इन्विजिलेटर कैसा होता है, आर्टिकल्स भी चेक करते हैं पेपर, मालूम है ना, वहां करियर उनके हाथ में है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, अब आर्टिकल चेक कर रहा है, कोई भी चेक कर रहा है, उसको थोड़ी ना वो रट के आया बुक, हम लोग को दे दे तो अलग बात है, हम लोग को चेक करने दो, नहीं देता है। हाँ, क्योंकि मालूम है ना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो वो क्या करेगा, अब रैंडमली किसी को दे रहा है चेक करने के लिए। अब कोई भी जन चेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सजेस्टेड आंसर प्लस योर आंसर स्क्रिप्ट, वो टैली कर रहा है, वो खाली टैली करते हुए चल रहा है, जो टैली हो गया राइट है, जो नहीं हुआ वो रॉन्ग है उसके लिए। तो ये रियलिटी है जो तुमको एसएम के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बुक का लैंग्वेज मस्ट है। अब क्वेश्चन ये कैसे आएगा, उतना लर्निंग और उतना याद कैसे करेंगे, उसके लिए हम आ रहे हैं तुम्हारे सामने। तो लर्न करना, याद कराना, रिवाइज करना, न्यूमोनिक्स बनवा के देना, वो सब मेरा काम है। तुम्हारा काम है बस साथ साथ में 20 क्लास बैठे रहना और एक्टिव रहना, थोड़ा सा ओपिनियन लेके आना जिंदगी में, जो आप बोले वही वाला नहीं चाहिए, ठीक है। डन। मान्यता हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे, क्लास कितना दिन होगा कितना नहीं, तुम लोग बस सुनो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मेरा टारगेट है तुम्हारा अगस्त में रैप कर देने का, मैक्स टू मैक्स सितंबर फर्स्ट वीक चलेगा। तो बस हाँ ना, शांति से, क्यों बाकी हम टेंशन लेने को हमें, तुम पढ़ो, ठीक है। अब एसएम का अपना ये फंडा है, 5 चैप्टर का टोटल सिलेबस है, अपने 5 चैप्टर करेंगे इज्जत से, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर 5। कोई टॉपिक बीच में स्किप नहीं किया जाएगा, एकदम ही कोई इररिलेवेंट हुआ तो अलग बात है, रीड बोल के स्किप कर देंगे। बाद बाकी A to Z चीज हम लोग इस पर्टिकुलर बैच में कवर करेंगे। न्यू सिलेबस में अब तुम्हारा चीज ऐसा है, और एंड वन मोर थिंग अबाउट एसएम, कि अभी लास्ट टर्म में एफएम बॉम्ब पेपर आया था, सुपर डिफिकल्ट था। तो जब एफएम डिफिकल्ट है तो तुमको एक ही चीज बचाएगा, एसएम। 50 नंबर का तो ये आना ही है, ये तुमको बचाएगा। और अगर तुम एसएम अच्छे तरीके से लिख लिया तो तुमको उसमें कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। 50 नंबर एसएम अगर हो गया तुम्हारा, तो जो रिमेनिंग 50 नंबर एफएम वाला पोर्शन है जो डिफिकल्ट है, वो भी फिर इजी लगने लगता है, कि तब तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि चल अपने 50 नंबर लिख चुके हैं।
अब उसमें भी तुम सोचो, अगर तुम एसएम नहीं पढ़ के गया या उसको कैजुअली ले लिया, चल तुम बाकी लोग को बोल सकते हैं पढ़ क्या है, बट मन में तो पता होगा ना नहीं पढ़ा है। तो जब तुम 50 मार्क्स एसएम भी लिख रहा होगा, तुम लिख तो लेगा, बना बनू के कुछ भी करके लिख तो लेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और वहां कॉन्फिडेंस नहीं आया तो तुम वही कॉन्फिडेंस एफएम में कैरी करेगा, इजी पेपर भी वहां डिफिकल्ट हो जाएगा। सेंस बन रहा है? तो इसीलिए जब भी कभी ऐसा 2 पार्ट्स आता है सब्जेक्ट का, वो दोनों तुमको करना पड़ता है, टीटीआईडीटी, एफएमएसएम, तो ये दोनों तुमको करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन से टर्म में क्या डिफिकल्ट पूछते हैं वो। अल्टीमेटली दोनों आएगा ही ना 50-50 नंबर का। सेंस बन रहा है? पक्का? न्यूमोनिक्स क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। न्यूमोनिक्स क्या होता है, वो अजीब गरीब नाम जिससे तुमको याद हो जाए वो, ठीक है? हाँ करेक्ट, ऐसा है। तो अब इस पर्टिकुलर बैच में हम लोग करेंगे क्या, यहां पे देखो, ये बैच अपना 20 क्लासेस का होगा। 20 क्लासेस क्यों? देखो बात ऐसा है कि हम 8 to 9 क्लासेस में भी तुम्हारा पूरा सिलेबस रैप कर सकता है, बट उसमें क्या होगा, खाली रीड होगा, मार्क होगा, एक आध एग्जाम्पल का डिस्कशन होगा। वो फास्ट ट्रैक वाला जब तुम्हारा एकदम गॉन केस हो जाता है ना, कुछ और कर ही नहीं सकते, बस किसी तरीके से 8-9 क्लास में बता दीजिए सिलेबस क्या और खत्म कर दीजिए, वो होता है। 8 क्लास में मैसेम पढ़ाया हुआ है 50 मार्क्स पूरा, लेकिन हम तुम्हारे सामने 20 क्लासेस जानबूझ के ले रहा है, क्योंकि अब यहां एप्लीकेटिव हो गया है। तो खाली बुक रीड करने से नहीं होगा, बुक रीड तुम घर पे भी कर सकता है, उसके लिए आने का दरकार नहीं था। तो यहां एप्लीकेशन क्वेश्चंस के लिए तुमको रियल लाइफ सिनेरियो जानना जरूरी है। तो इसीलिए 20 क्लासेस अपने इज्जत से डिस्कस करते हुए मार्किंग, लर्न, रिवीजन सब कुछ करेंगे। चलेगा? होगा क्या इसमें? सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट, थोड़ा एग्जांपल्स को लेके, कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। नोकिया, इंडिगो, ये सब अलग अलग, मैगी वैगी, जियो, सबका एग्जांपल्स अपने लेके डिस्कस कर लेंगे। उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग से आईसीआई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बुक रट के चल जाओ, आईसीआई उसी में खुश है। अंडरस्टैंडिंग इज फॉर अस, अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो कैसे मैनेज करना है, ठीक है? उसके बाद मेन चीज आता है लर्निंग, जहां तुमको की एकदम टू द पॉइंट अपने को आंसर चाहिए। और लर्निंग में ये बुक तुमको ब्यूटीफुली हेल्प करने वाला है। ये बुक पूरा मेरे हाथ से बनाया हुआ है, इसको कोई आउटसोर्स करके किसी और से बनवाया हुआ बुक ये नहीं है। क्योंकि यहां पे तुम देखेगा बहुत स्मार्टली, जैसे सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 5 नंबर का एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है? यहां पे ये जो तुमको लेफ्ट साइड में कॉलम दिख रहा है और राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन है, तो तुम कोई भी थ्योरेटिकल आंसर कैसे लिखता है? सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, करेक्ट? तो यहां पे तुम्हारे पास अलग अलग पॉइंट है सामने सामने। सेकेंड, उसका एक बोल्ड हेडिंग होना होता है, प्रोजेक्ट वर्क किया होगा ना कभी, एक हेडिंग होना होगा। और थर्ड, उसका अंदर का 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन जाएगा। तो यहां पे ये तुम्हारा कलर कोडिंग इस तरीके से किया हुआ है कि जो लेफ्ट कॉलम है वो तुम्हारे लिए भगवत गीता के समान है। मतलब ये तुमको पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर तुमको ये याद है, और ये यहां पे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है इसे मॉड्यूल का। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इजी करने के लिए हम बीच में 2-4 वर्ड काट दिया, कुछ और लिख दिया, वो सब नहीं है। एकदम स्ट्रेट आईसीए मॉड्यूल से उठाया हुआ है, वही मार्क्स मिलना है तुमको। तो हम लोग स्ट्रेट वो लर्न करेंगे पूरा एज इट इज, ठीक है? नेक्स्ट, राइट साइड में एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन में हम मैक्सिमम एडिटिंग किया है। एडिटिंग बोले तो लैंग्वेज हम कहीं चेंज नहीं किया है। 100% लैंग्वेज इज फ्रॉम आईसीए मॉड्यूल। हमको अपना इंग्लिश फ्लॉन्ट नहीं करना था, लैंग्वेज पूरा आईसीए मॉड्यूल। अगर गलत इंग्लिश है, गलत ही इंग्लिश है, क्योंकि अगर तुम अपना इंग्लिश डाल दिए तो वही मार्क्स कट होना है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे वही जो आईसीए मॉड्यूल में। तो फिर 400 पढ़ने का 172 कैसे आया? इररिलेवेंट चीज काट के। आईसीए क्या करता है, एक ही लाइन को 5 बार लिखेगा अलग अलग तरीके से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नाउन चेंज करेगा उसमें, और एक ही बात को 5 बार लिखेगा। अपने एक बात को एक ही बार पढ़ेंगे। उतना ही सा काम मेरा था इसमें, डन है? पक्का? तो इस तरीके से अपने को पढ़ना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न वाला। चलेगा? लर्न करने से कुछ होगा नहीं, तुम यहां से जाते रहते ही सब भूल जाओगे ऑब्वियसली। डोरेमोन देखा? डोरेमोन फ्रेड वाला एपिसोड देखा है? फ्रेड वाला टक 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 टक, याद है? एक कोई है जो नहीं देखा है? बचपन नीरस था थोड़ा सा। कौन उठाएगा हाथ इसमें? तुमको क्या दर्द है क्या? इतने बड़े क्लास कोई हाथ उठाने वाला नहीं है।
हमको लगता है घर वाले लोग तुम जाता है, वो लोग बोलने से हाथ उठाते होगा घर में अपना, तुम लोग बोल सकते हैं, बोलते हो चलो यार मैं हम चैट पूरा रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग के साथ साथ तुमको करना होगा रिविजन। ये अपना बेसिक 20 क्लासेज का कवरेज हो, एक बार सुन लो, ये 2 मिनट का चीज है, फिर अपने चालू कर रहे हैं। ये वाला अपना पूरा क्लास का कवरेज चलेगा, ठीक है, डन। 20 क्लासेज में घंटा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा 4 महीना दूर है। तुम 1 महीना में तो सब भूल जाओ, 4 महीना यहाँ पे, तो वहां पे आता है तुम्हारा रिविजन मैराथन। और जो मेरा रिविजन मैराथन है, हम बहुत ट्राई किया कि YouTube में मार्केटिंग वाला जो मैराथन होता है अपना, वो बनाए कि लोग और देखे और लोग आए, वो सब हम बहुत ट्राई किया था। जैसे लास्ट टर्म अपना फर्स्ट टर्म था न्यू सिलेबस का, तो हम उसमें ट्राई किया था और YouTube पे डाला था। लास्ट में हम रियलाइज किया कि ये तो सारा पूरा वर्ड बाय वर्ड वही चीज बन गया, जो बेसिकली हम 20 क्लासेस यानी 40 आवर्स को हम पूरा तुम्हारे लिए 8 से 9 घंटे में समराइज कर दिया था। सेम एग्जाम्पल्स, सेम मार्किंग, जो मार्किंग हम लोग ये पूरा रेडी करेंगे ओवर 20 क्लासेस, वही बुक से मैराथन रिकॉर्ड होता है। तो सेम मार्किंग्स, सेम न्यूमोनिक्स, सेम एग्जाम्पल्स। अगर कोई तुमको एक दिन पहले रिवाइज करवा दे तो हो गया ना, उससे बेटर चीज तो तुम्हारे लिए बन नहीं सकता। और ये हम लास्ट मैराथन में ये मेरा रिकॉर्ड हो गया था, हम ये रियलाइज किया। तो एग्जाम तक तो हम रहने दिया, उसके बाद हम प्राइवेट कर दिया। अब वो मैराथन यूट्यूब पे नहीं जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी नहीं जाएगा, वो मैराथन तुमको DTH प्लेयर पे एलोकेट हो जाएगा विथ 5 व्यूज का टेंशन मत लेना, तुमको और चाहिए और बढ़ जाएगा, विदाउट एनी कॉस्ट। एक्सटेंशन चाहिए, डेट एक्सटेंशन सब हो जाएगा बिना किसी चार्ज के, ठीक है। तो बिंदास उसमें देखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैराथन यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ये एकदम गिवन है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि यार अल्टीमेटली हम मानते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यहां पे तुमको चतुर बुद्धि चाहिए, जो रियल लाइफ में बहुत कम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां तो अगर सब लोग पढ़ रहे हैं वही चीज, तो फिर कहीं ना कहीं तुमको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। सीधा हिसाब यही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एवरीबडी कैन नॉट डू द सेम थिंग। तो हम बोला ठीक है, अब वो मैराथन प्राइवेट किया गया। हम 2-3 साल से ये बात सोच रहा था, जब पहला 1-2 टर्म EISSM का जब था, तब से हम ये सोच रहा था कि ये करना चाहिए, बट फाइनली हम लास्ट टर्म में कर ही दिया। तो मैराथन तुमको सब DTH में जाएगा विथ ऑल 5 चैप्टर्स। ऑलरेडी हम लास्ट टर्म का डाला हुआ है उसमें, जस्ट इन केस तुमको चाहिए हो। जैसे जैसे अपने नया वाला रिकॉर्ड करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा, उसका टेंशन तुम मत लेना। तो मैराथन अभी से लेके एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, चलेगा। इसका वैलिडिटी तुम्हारा जान एग्जाम है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसमें। एक्सटेंशन चाहिए एक्सटेंड हो जाएगा, जो जैसा चीज सब हो जाएगा, बट जाएगा वो DTH में। 5 व्यूज चलेगा कि और बढ़वाना है? 5 चलेगा, आई थिंक 5 बार तुम एक चैप्टर को क्या करेगा उससे ज्यादा रिवाइज, ठीक है, हाँ डन है। और अगर कोई है जो बोल नहीं पा रहा है, जिसको 50 भी चाहिए, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिंदास। एक मेल डाल देना किस पे, admin@rpcinstitute.com मेल डाल देना। 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। 4 बार कॉल मत करना उसके लिए, हमारा व्यूज बढ़ाने, बढ़ जाएगा। एक मेल डाल के छोड़ देना बस, उनको सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो अपने आप सारा काम कर देंगे, डन है। ये हुआ रिवीजन मैराथन। थर्ड, सबसे बड़ा, रिटन प्रैक्टिस। अब रिटन प्रैक्टिस का बात ऐसा है कि तुम अगर देखिएगा हर चैप्टर के एंड पे जाओ, क्या हो, पेज 13 पे एक बार आना। हर चैप्टर के एंड पे तुम्हारा यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस हैं और कुछ लास्ट में जाके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट ऑल, इसके अलावा क्वेश्चंस है और वो हम जानबूझ के बुक में डाला नहीं है। तो कहां और कैसे मिलेगा वो अब तुमको बता देता है। नहीं, QR टूअर नहीं है। तो रिटन प्रैक्टिस एक अपना चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा आएगा इसके साथ टेस्ट, और ये टेस्ट में क्वेश्चंस अलग अलग है, ये सेम टू सेम वाले नहीं है। तो अगर तुम टेस्ट स्किप कर रहे हैं, याद रखना मन में कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, ठीक है, चलेगा। और टेस्ट हम लोग का होगा आफ्टर एवरी चैप्टर। 5 चैप्टर है, 5 टेस्ट और +1 फुल टेस्ट।
फुल टेस्ट है वो सिर्फ 50 मार्क का एसएम से होगा कि 100 मार्क का अपने पूरे एफएमएसएम का लेंगे, वो सब तुमको टाइम टू टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। बट सुपर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 5 टेस्ट है आफ्टर एवरी चैप्टर, और वो लास्ट का पास्ट पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी, जितना सब कुछ अवेलेबल है वो सब को लेके कंपाइल करके ये 5 टेस्ट में बटा हुआ है। ये जो होता है ना, आरटीपी नहीं किया, एमटीपी नहीं किया, तुम सब कर चुका होगा अगर तुम ये 5 टेस्ट दे दिया। क्योंकि हम देखते हैं लोग अगर टेस्ट का सिर्फ टेस्ट बोल दो ना, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, आरटीपी एमटीपी बोल दो सब आ जाएंगे देने के लिए। और मेरा फंडा यही होता है, तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि तुमको लगता है somebody is judging, मार्क्स कम आ गया तो क्या होगा, अरे नहीं आएगा तो उससे बेटर है कम आ जाए। तो इसीलिए हम यही बोलता है जब कभी टेस्ट बोला जाए तो तुम उसको प्रैक्टिस सेशन समझ के दे तो दो ना। अनाउंस नहीं करेंगे पब्लिकली तुम्हारा मार्क्स, टेंशन क्यों ले रहे हैं, तुम्हारे और मेरे बीच तक ही रहेगा ना। और कौन सा मेरे को याद रहेगा इतने सारे लोग का मार्क्स, टेस्ट लेना मेरे लिए सबसे बड़ा हासिल है। 2 दिन में आ जाएगा, 2-2.5 हजार पेपर चेक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसीलिए, बट फिर भी तुम विदाउट टेस्ट तुम वही होएगा, एसएम का 50 नंबर से 20-22 आएगा तुम्हारा, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस तो हुआ ही नहीं ना। तो इसीलिए जैसे से अपना पूरा चैप्टर खत्म होगा, 5 दिन सिलेबस लेट चले तो चले, लेकिन जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसके अगले दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। इसीलिए हम क्लासेस 6 डेज अ वीक नहीं रखा है, 5 डेज अ वीक होगा। मतलब वो फिक्स नहीं है, क्योंकि कब कौन सा चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन टेस्ट करेंगे ना अपने। तो 5 डेज अ वीक होगा, प्लस 1 डे जो बचता है उसमें टेस्ट होगा। और उसका कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं होगा, और कोई टाइम दे दीजिए, तुम एक टाइम पे नहीं दिए तो तुम दूसरे टाइम पे भी नहीं देने वाले, तुम भी जानते हो, उससे अच्छा हम जानता है, ठीक है ना, पक्का डन। तो इस तरह से अपना जाएगा। 4-5 दिन सिलेबस लेट होगा, तुमको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो ये टेस्ट दे देना सारा, ठीक है। और टेस्ट के अगले दिन वाला एंट्री का आईडी कार्ड तुम्हारा टेस्ट का आंसर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, पक्का। हम बहुत सीरियस है इस चीज को लेके, तुमको हंसी दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, वो बात अलग है, बट गुमराह मत हो जाना उससे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइएगा 2-3 बार प्लीज, 2-3 बार प्लीज, ताकि एक आइडिया लग जाए। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-3 बार क्यों, हम लोग बहुत बार करेंगे, 5 बार करेंगे 5 चैप्टर का, ठीक है। हाँ ठीक है, डन। और अगर टेस्ट के बाद भी कोई और नया क्वेश्चन आया, इंस्टीट्यूट निकाल दिया, कुछ भी ऐसा हुआ, उसका हम तुमको पीडीएफ और सोल्यूशन शेयर कर देगा, उसको तुमको टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम इतना सब कर लिया तो इसके बियॉन्ड और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और तीनों चीज, क्लासेस, रिवीजन और टेस्ट्स, वो सिर्फ तुमको अवेलेबल किया जाएगा, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं होगा, एकदम गिवन फैक्ट है ये, ठीक है, डन है, पक्का। अरे वैसे ही सुन के तुमको अच्छा लगा या बुरा लगा, यूट्यूब पे क्यों अवेलेबल नहीं है, वो मेरा चॉइस है, तुम ये बोलो अच्छा लगा या बुरा, बस ये बोलो। हाँ, तुम लोग को तुम्हारे लिए यूट्यूब से हटाया बाबा, मेरा क्या जाता है, हमको तो अच्छा ही यूट्यूब पे चले जाए। तो हमको लोग बोलते थे कि यार हट, क्योंकि तुम लोग भी क्या करेगा, लोग भी क्या बोलते थे ना, जब एग्जाम हो जाता था आगे लोग बोलते थे मैराथन देख लिया, एक आइडिया लग गया, उससे हो गया मैनेज। तो फिर हम लोग को लगता है अरे ये क्या हुआ, सिम टू सिम में, तो हम लोग फिर वही मैराथन देख के वो भी आ गया, हम भी आ गए, तो फिर फायदा क्या है। तो बोला चल ठीक है, तो हम 2-3 टर्म से सोच रहा था, बट लास्ट टाइम हम लोग फाइनली ये काम कर दिए। तो ये मैराथन सिर्फ तुम्हारे लिए अवेलेबल है, एकदम डन है ये, ठीक है। बाकी इतना अगर तुम कर लिया, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ पॉसिबल नहीं है, वो भी एसएम के लिए। बाकी तुमको अब क्या करना है, इज्जत से 20 क्लास दिल दिमाग जुबान लेके बैठे रहना, ठीक है। नहीं, दिल घर पे छोड़ के आना, दिमाग और जुबान लेके बैठे रहना, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर सिर्फ 1 वे चलेगा, अब देखो हम स्टैंड अप कॉमेडी इधर कर नहीं रहे, हाँ बीच बीच में तुमको नींद से जगाना मेरा काम है, वो काम भी हम लोग को लेना पड़ता है। बट तुम अगर इंटरैक्ट करेगा तो 2 चीज होगा, कुछ तो याद होगा ही, उससे बड़ा नींद भागेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, जोर से बोल बोल के पढ़ना, मन में कुछ नहीं हुआ है, मन में तुमको एक्स का नाम पहले याद आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चलेगा। यहां तक कंफर्ट है, और कुछ है मन में तुम्हारे डाउट, कोई क्वेश्चन चालू कर दे, पक्का तो हम चालू कर दे, तो फिर अभी बस पूरा चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। आ जाओ, तो अपना ये 5 चैप्टर है, कुल मिला के 172 पेजेस का सिलेबस, वो अपने डिवाइड करेंगे ओवर 20 क्लासेस,
20 से 21 हो सकता है मैक्स, हम उतना ट्रैक नहीं करेगा। आइडिया ये क्वालिटी के साथ सारा सिलेबस रैप होने का है। 2-4 क्लास में तुमको फर्क पड़ता है तो बोलो, फिर हम शुरू से वैसे प्लान करेगा, चलेगा ना? ओके। तो सबसे पहला चैप्टर 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5 एकदम जैसा सीक्वेंस में, बिल्कुल वैसा अपने चलते चले जाएंगे। कोई और नोटबुक चार्ट तो नहीं मेंटेन करना, सिर्फ ये एक बुक, इसी को यूज करेंगे। बीच में जो ब्लैंक पेजेस है, कुछ अगर ड्रॉ व्रॉ करना है, चार्ट वार्ट बनाना है, वो सब हम लोग इसी में बनाने वाले। तो जब तुम्हारा लास्ट डे होगा जहां FM और SM तुमको पढ़ना है, और मतलब AUR OR वाला नहीं, एंड वाला, हाँ, जब दोनों पढ़ना है तुमको, तो ऑब्वियस सा बात है हम SM के लिए तुम्हारे पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकता, क्योंकि मेन टाइम FM ही लेगा। तो इसीलिए 1 बुक, और शुरू से 1 बुक ही मेंटेन करना। जो लिखना इसी में लिख लेना, पोस्टेड चिपका के लिख लेना, जो तुमको करना इधर ही कर लेना। पोस्टेड नोट्स या पेज को स्टेपल कर लेना अगर कुछ भी हम लोग ड्रॉ वॉ करते हैं, बट जो करना इसी बुक में करते चलना। फेयर इनफ? पक्का डन? आ जाओ, अब चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू, एक और चीज रह गया, सॉरी, लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जिंदगी इस पर टिका होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, ये तुमको मिलेगा हाँ, एग्जाम के बाद तेरे को मिलेगा। एग्जाम से 30 डेज पहले, चलो 30 डेज पहले, तो बैच खत्म होते ही मेरे को मैसेज मत कर देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट कहां गया। अगर वो हम दे दिया पहले ही, तो ये तुमको भी पता है कि तुम बाकी वाला सारा, बाकी जो सारा टॉपिक्स है वो अपने आप इग्नोर होने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है स्ट्रेट 30 डेज पहले आएगा। उसके पहले तुम गैम्बल करते रहो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर लास्ट 30 डेज में तुमको SM पढ़ना है तो तुम वो देख लो, तुम्हारा कॉल होगा, ठीक है? उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हम में बन के रेडी है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है पिछले टर्म से। तो इसीलिए देने को तो तुम्हारे को नेक्स्ट डे दिया जा सकता है, बट वो नहीं देगा, क्योंकि उससे हम शुरू में हम बहुत हीरो बन के पहले दे देता था, बट वो डिजास्टर होने लगा फिर, क्योंकि लोग बाकी सब्जेक्ट छोड़ देते थे। चलो लक अच्छा रहता है तो हिट हो ही जाएगा, बट कहीं भी मेरा लक भी, बैड लक खराब हो सकता है ना। मिस हो गया तो जिंदगी किसका खिलेगा? मतलब खेलने वाला खिलेगा, तुम्हारा चला जाएगा ना फिर। इसीलिए ये सब रिस्क, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको चला जाएगा 30 डेज पहले। और ड्यूरिंग द बैच कहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल है, कहां से केस स्टडी पॉसिबल है, कहां से MCQ पॉसिबल है, ये अपने बुक में ही मार्क करते हुए चले जाएंगे। तो तुमको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है? डन है? कोई और क्वेरी, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी, बोलो। ठंड लग रहा है? ये तो तुम्हारा हाथ बेंच के नीचे क्या करता है हम आज तक नहीं समझ पाए। दिखता है यहां से, पता है ना? तुमको क्या दिखाना है ये बोल। आजकल मेरे को लड़का लोग से डर लगता है, लड़का लोग से डर लगता है। ये नहीं कि उनका रिप्लाई, भाई मतलब ऐसा रिप्लाई आता है वो भी मेरे को, कि हमको लगता है चल क्या रहा है इसके दिमाग में, मतलब थोड़ा सा, हाँ वही तो। और रंजन सर और हेमंत वाला तो पता ही है सबको, तो अलग वो लगता है। TMA में भी एक जन आता है अंकुर बोल के, उसका भी ऐसा ही चलता है, पता नहीं ऐसे देखता है जैसे इधर आ जाओ, बस वही हमको कंप्लीट नहीं करना था, इधर आ जाओ। चलो तो अपने चैप्टर 1 शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और अच्छा तुमको वेटेज भी बता देता है, हर चैप्टर 10 मार्क्स का, सॉरी 60 मार्क्स का तुम्हारा टोटल पेपर आएगा विथ ऑप्शंस। तो हर चैप्टर तुम समझ लो कोई 12 नंबर नहीं होता है, क्वेश्चन 5-5 का ही होगा। कुछ 10 मार्क्स का आ सकता है, कुछ 15 मार्क्स का आ सकता है, स्ट्रेट यही है। डन है? तो इसीलिए कोई चैप्टर तुम छोड़ नहीं सकते। आ जाओ, सबके पेन हाइलाइटर वगैरह है ना? हाँ, ये बुक को तुमको बचाने का काम नहीं, तुम्हारे किसी भाई बहन, किसी दोस्त बंधु के कोई काम नहीं आने वाला है। सिलेबस बदल जाएगा उससे पहले ही, तो तुम मस्त मार्क करना। रद्दी वाला भी इसका 20 रुपया देगा, तो तुम मस्त मार्क करते हुए चलना आराम से, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि मार्क्ड PDF हम तुमको शेयर नहीं करेंगे।
बहुत जन मेरे से मांगे मार्क्ड पीडीएफ, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर ये सर्कुलेट हो गया तो मेरा एसेट चला जाएगा, तो ये हम शेयर नहीं करने वाले हैं। रॉ पीडीएफ भी नहीं मिलने वाला है, मार्क्ड तो दूर का बात है। तो इसीलिए तुम्हारे पास बुक है, खो जाए तो पहले ही ले लेना दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। बैच के बाद वो भी नहीं मिलेगा। और मार्किंग मेरे साथ साथ करते हुए चलना बिंदास एकदम, ठीक है। कुछ नहीं करना तुमको, मार्क करना और पढ़ते हुए चलना, इतना ही तो काम है। कुछ लिखने विकना तो है नहीं इसमें, डर है ना, पक्का। चलो, और जो बोलते बोलते चलेगा, जो बहुत अच्छा एकदम रिपीट करते हुए चलेगा, उसको बीच बीच में 500 रुपया मिल जाएगा रैंडमली, वन फाइन डे। ऐसा नहीं कि उस दिन ही बोला तो ये बोला 500 रुपया नहीं दो, हाँ ये तो बंद करना पड़ेगा। ये तो अभी अभी हुआ ना, ये बोला इसका 500 रुपये पहले इसको डिग कराओ, ठीक है ना। तुम लोग दिख, अब उपाय नहीं है ऐसे भी। आ जाओ, क्या वही बोल रहे, उपाय नहीं है। आ जाओ, तो बस मार्क करते हुए चलना आराम से। सबसे पहले इधर आ जाओ, स्ट्रैटेजी। सॉरी, ये टिक विक मत मार्क करना, जो मार्क करना हम तुमको मार्क करा देगा। स्ट्रैटेजी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? एग्जाम्पल दो यार, चतुर वाला आंसर नहीं चाहिए मेरे को, वो हम देगा, वो तुमको लर्न वही करना है। पहले एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल जो रिवीजन से पहले बनाता है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल मतलब समझता है ना, उदाहरण जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ से लेके बताओ, जो बनता है बट फॉलो नहीं होता है। ओके, प्लान, और जो एग्जाम से पहले हम लोग बनाते हैं, हाँ हाँ, जो डेली तुम बनाता है बेसिकली। ओके, और कुछ फोकस किस पे क्यों था? नहीं मेरे को लगा ऐसा, तुम क्लियर, हाँ हाँ अभी बोलो। प्रायोरिटी मतलब किसके बाद क्या? अरे मतलब प्रायोरिटी में, हाँ हाँ ठीक है, थ्योरी बिकम्स योर स्ट्रेटेजी और उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रायोरिटी बेसिकली। ओके, जीवन का प्रायोरिटी क्लियर है। चीटिंग करने का स्ट्रेटेजी ये भी होता है क्या? चिट बनाना, चलो ये भी होता है। ओके, और कुछ? एसी बंद कर दे, एसी उधर है तुम उधर है, ऐसे बंद मत करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। सबका सोचना पड़ेगा ना, वरना आगे वाले लोग तुमको गंदा गंदा गाली देंगे, अच्छा लगेगा। उसको मत देना, वो बंद कर देगा। जो बोलता है एसी बंद करने, उसको रिमोट नहीं मिलता है, ये रूल है। कोई काम कैसे कर रहा है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, जितने लोग ऑनलाइन बैठे तुम लोग भी रिप्लाई करते हो, चलो सब देख रहे हैं इधर, मतलब चैट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, अब बेसिक, कभी तुमको जीवन में कांड नहीं किया क्या? कांड, KAAND, कांड किया है? हाँ, सबका अलग अलग टाइप का होगा ना, सबका सेम थोड़ी होगा। ऐसे किसी को कोई ट्रिप पे जाना है दोस्त लोग के साथ, बट वो परमिशन मिलने के लिए तुमको बहुत रोटी पापड़ बेलना पड़ता है, या तुम कहीं कुछ कर ही चुके हो और फिर अब तुम फंस गए, कांड कर चुके और फिर अब तुम फंस गए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, वही किया है ना। अब जैसे ही तुम कभी कोई जिंदगी में कांड किया होगा घर पे, तुम्हारा स्ट्रेट दिमाग किस चीज पे चलता है? अब ये मम्मी पापा से कैसे बचा जाए, तो वो स्ट्रेटेजी है। तुम पूरा प्लानिंग करेगा, घर में ऐसे पहुंचेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और इतना प्यार उमड़ रहा होता है तुम्हारा उनके सामने कि पक्का उनको उससे समझ में आ जाता है कि कुछ तो करके आया है, कांड कुछ तो गड़बड़ है। सेंस बन रहा है? कुछ भी, किसी का छोटा भाई है या छोटी बहन है, हाँ, तो तुमको उसके लिए भी बचाना पड़ता होगा, वो करके है तुम बचाओ बैठ के, नहीं? हाँ, उसको फंसा देता है। ऐसा बड़ा भाई बहन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो बड़ी बहन को तुम, हाँ वो तो लगता भी है। नहीं मतलब अभी रोल रिवर्सल हो गया, छोटे वाले लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मतलब वो लोग थोड़ा 2 कदम आगे चलते हैं, बात यही है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेसिक लेवल पे स्ट्रैटेजी बोले तो कुछ नहीं, एक प्लान होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिवीजन स्ट्रैटेजी बेसिक है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम्हारा किस तरीके बनेगा? लेट्स से 6 सब्जेक्ट तुमको रिवाइज करना है, तो सबसे पहले तुम एक टाइम पीरियड लेके आएगा,
2 महीना फॉर एग्जाम्पल, 2 महीना स्टैंडर्ड होता है, तुम लकी हो। 2 महीना मैं अपने को रिवाइज कर रहा हूं, नजर लगा क्या होगा, सी इंस्टीट्यूट बोलेगा वैभव नजर लग गया, प्रीपोन करते हैं, क्या करेगा भाई, फिलकर। तो 2 महीना है तुम्हारे पास, 6 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। अब तुम सबसे पहले यहां एक टाइम फ्रेम आया और एक ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत टाइम है, सी एंटर दे देते हैं, यही है क्या ऑब्जेक्टिव है ना तुम्हारा, सी एंटर अच्छे से क्लियर करने का, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। एक टाइम तुम सेट किया 2 महीना, अब उसमें तुमको एक प्लान बनाना है ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तब जाके तुम बनाया, चल ठीक है 2 महीना यानी 60 डेज, 6 सब्जेक्ट है, उसको 2 रिविजन में डिवाइड करते हैं, रिविजन 1 रिविजन 2। पहला रिविजन 6 सब्जेक्ट 7 डेज पर सब्जेक्ट, कितना हुआ 42 डेज, बचा 18 डेज, तो 6 सब्जेक्ट इंटू 3 डेज पर सब्जेक्ट, 18 डेज, तो 42 डेज प्लस 18 डेज इज इक्वल टू 60 डेज, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, फॉलो मत कर लेना इसको, मतलब ऐसा ही होगा बट थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। बोलो डन। तो मोटा मोटा स्ट्रैटेजी अपना यही है। क्या करके आया? ओ कांड, अच्छा अच्छा, मेरी बड़ी बहन मेरे को बचा लेती है, ओके। चलो, तुम लोग मूवीज देखा है क्या? कोई मूवी देखना किसी को पसंद है? करता क्या जीवन में तुम लोग? सारा मूवी देखता है ऐसा? तो कुछ कुछ मतलब जो अच्छे वाले। हाँ, कौन सा? ओ बुक पढ़ती है, अच्छा अच्छा, बुक पढ़ती है, ऐसे भी लोग होते हैं आजकल, बहुत बढ़िया। नॉवेल्स। हाँ, तुम क्यों हंस रहे? नहीं, तुम ऐसे बड़ा एकदम 34 दांत के साथ हंस रहा था। सुनो, अरे ठीक है वो छोड़ो, बाहुबली देखा होगा? बाहुबली देखा है ना, वन वन। हाँ ठीक है, तो उसमें स्ट्रैटेजी मेकिंग का क्लासिक एग्जांपल है, तुम नोटिस किया था क्या? कौन सा बोलो? अरे वो कौन सा? तो एक बार देखे, खाली 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं। लास्ट बैच को हम ये चालू किया तो बोलते हैं क्लास रुकिए और 2 मिनट चलने दीजिए। तो अभी हम तुमको बाहुबली का 1-2 क्लिप्स दिखाने वाले हैं बीच में, और दूसरा उरी देखा है क्या? उरी, तो उरी का हम लोग कुछ कुछ क्लिप्स देखेंगे, उससे स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग जितना भी, तुम मस्त बैठ के देखना, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ और एकदम सजा लो। और इसमें एक छोटा सा रिस्क है। क्या रिस्क है? कि YouTube मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है, तो वो रिस्क है। अगर भूल चूक में लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाए तो उपाय नहीं है, ठीक है? तो अगर बंद हो जाए, हम ट्राई करेगा उसको नया स्ट्रीम क्रिएट करके शुरू कर दे, तो तुमको SM क्लास 1 ये वाला दिख रहा है, SM क्लास 1 न्यू करके एक और लिंक क्रिएट हो जाएगा, जस्ट इन केस ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाए तो। अगर SM क्लास 1 न्यू नहीं क्रिएट हो पाए, तुम समझ जाना गया, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देगा। तो एक रिस्क है बट उपाय नहीं है। चालू करते हैं, ठीक है? चलो, अब क्यों तुमको ये मूवी दिखा रहा है? क्योंकि इससे तुमको एक बेस क्रिएट हो जाएगा, और यही चीज हम लोग को आगे बहुत सारा रेफरेंसेस में काम आ जाएगा, तो बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। जब तुम एक ही एग्जाम्पल को बार बार रिलेट करेगा ना अलग अलग जगह, तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा पूरा दिमाग में, ठीक है? चलेगा कि बता के आगे चल जाए? वाह वाह। और क्लास सिलेबस भी टाइम से खत्म करो, मूवी भी दिखाओ। सर पॉपकॉर्न लेके आती हूँ, ठीक है? सुबह सुबह कहाँ मिलेगा मेरे को भी बताना, मेरे हम लोग के लिए भी थोड़ा भेज देना। नाचोस, पॉपकॉर्न तक नसीब नहीं हो रहा, नाचोस। हाँ ये बात भी है, सुबह ब्रश किए नहीं लोग, उठ के तो सीधा बैठ जाते, कहाँ से पॉपकॉर्न खाएगा? बोला आपको क्यों लगता है कि हम लोग ब्रश करके खाते हैं? ये बात भी ठीक है। बैठ गया ना?
उनको इतना कितना प्यार है उनसे, यहाँ भी वही दिख रहे। इसी में हो जाएगा ना? क्या होना चाहिए बताओ? पड़ेंगे, सारे घरों को लूट कर। 1 मिनट। तो दिख तो रहा ही होगा। नहा कर बैठे हैं सर, बहुत बढ़िया, इतना डिटेल नहीं चाहिए था वैसे, बट ओके। लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। आवाज आ रही है ना? 25,000 ऑनलाइन सैनिकों बैठे का बल है, तो हम क्यों चुप डरें? रहिए ना। कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। प्राण घुस जाए या राज्य, खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। नरेट करते हुए चलना है कि चुप रहना है? हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ? नहीं मतलब मूवी देखने का इतना भारी नुकसान तुमको नहीं करना, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। वो बॉटल था तो जमीन गया होगा फिर। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के अभी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता। बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा, सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर 2 तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम 1 पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। हो गया क्या? चल लड़ाई खत्म कर, क्लास उससे पहले खत्म हो जाएगा। कौन सा? तो घर पे देख लेना ना, यूट्यूब पे ये मूवी तो अब। अरे अभी और बीच बीच में और क्लिप्स आएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो मूड बनाना नहीं था मेरे को। क्या माहिष्मती साम्राज्य सर्वोत्तम नियम चारों दिशा। ओ ठीक, ठीक है। तो इतना से तो तुम लोग क्लिप देखा, इसमें तुम क्या क्या नोटिस किया बताओ? मूवी छोड़ के, मूवी तो देख लिया ना, अब उसमें तुम्हारा टेक क्या था? अगर स्ट्रैटेजी का अपने बात करें, सबसे पहला स्ट्रैटेजी था क्या? त्रिशूल व्यू,
वो पूरा एक स्ट्रैटेजी को पहले नाम दे दिए और उसके बाद पूरा उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से क्या होगा। अब उसमें तुम अगर नोटिस किया, वो सैनिक कितना होना चाहिए बताया, 25,000 था ना उसका। फिर वो उसको अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया, एक बाहुबली का, एक भल्लाल देव का, इस तरह से उसको टीम्स में डिवाइड कर दिया। तो देखा था, ये हो गया तुम्हारा रिसोर्स। स्ट्रैटेजी तुम कुछ भी बना लो, लेकिन सैनिक के हिसाब से ही तो तुम स्ट्रैटेजी बना सकेगा ना। रिसोर्स। सेकेंड, एक टाइम फ्रेम वहां पे दिया था, तुम वो नोट किया, एक पहर। व्हाट इज एक पहर? एक क्वार्टर बोलते हैं, 3 आवर्स। 3 आवर्स नॉर्मली, जितना मेरे को पता है 6 घंटा होता है क्या? ओके 6 घंटा, तो आधा पहर फिर 3 घंटा हो गया। वो बोल रहा था ना आधा पहर, तो वो 3 आवर्स हो गया। तो टाइम फ्रेम यहां पे सेट किया, जंग है 1 घंटा क्या, यहां टाइम फ्रेम सेट हुआ। स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज, रिसोर्स चाहिए स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए, और तीसरा एक टाइम फ्रेम अटैच्ड होगा। रिवीजन प्लान बनाना है कितने पीरियड के लिए? 2 महीना 60 डेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। डेली बनाएंगे, डेली चेंज करेंगे, यही तो होगा। ऑब्वियस सा बात है। कभी एक दिन का हुआ ऐसे तुम सुबह प्लान बनाओ और डे एंड पे बोला कि अचीव हो गया? तब प्लान बनाया ही नहीं होगा उस दिन तुम, हो जाता है। तब अगर प्लान तुम्हारा अचीव हो रहा है, मतलब तुम बहुत कम प्लान बना रहे हो। ये नियम का बात है, ये नियम का बात है, हम तुमको बता रहे हैं। अगर तुम प्लान इतना ज्यादा बना लो कि वो 80% अचीव होना चाहिए, तब तुमको लगेगा कि नेक्स्ट डे कुछ और ज्यादा करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, सबका अपना अपना। हाँ, 5 रुपए की क्लास इधर आओ। और हम भी सब पढ़ लेते हैं, फाउंडेशन में होता था, नाउ यू आर इन इंटर। चलो, तो ये वाला तुमको क्लियर हुआ ना। अब ये सब के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव तुम नोट किया, क्या था ऑब्जेक्टिव? वॉर जीतना है। उसका सर काटने वाला ऑब्जेक्टिव था ना, जो सर काटेगा वो राजा बनेगा, वही तो था ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा बोलने का क्लियर था ना। स्ट्रैटेजी, रिसोर्स, टाइम और ऑब्जेक्टिव, यहां तक क्लैरिटी है? पक्का? तो एक ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, सर काटना है। अब वो कैसे काटना है इज योर स्ट्रैटेजी। उसका पूरा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बना। स्ट्रैटेजी तब पॉसिबल अचीव करना जब तुम्हारा रिसोर्सेज है। हम लोग जंग का स्ट्रैटेजी क्या बना लेंगे? हम लोग जाएंगे क्या लड़ने? बना सकते हैं? नहीं, वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। वो इंडियन आर्मी बनाए तो चलेगा, हम लोग नहीं बना सकते, डन है ना। हम लोग एग्जाम का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हाँ, और फिर एक आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम। चलेगा? पक्का सेंस बना? अरे बोलो ना। 4 चीज बोलो, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स, टाइम फ्रेम। यही होता है, ऐसे ही तुमको पढ़ना है बस। ये कीवर्ड्स को याद रखना, पूरा सेंटेंस कभी याद नहीं हो सकता। कीवर्ड्स अगर याद है, बाकी सेंटेंस तुमको बनाना है। अब बोलो, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? इट इज अ गेम प्लान, प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव objectives for which resources are required and it has to be followed in a given time frame। हुआ ना? सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगा तुमसे। तो बस कीवर्ड्स को लर्न करते हुए चलना। अब अगर कुछ लोग होते हैं पूरा लाइन, अगर 4 लाइन ये बुक में लिखा है, तुम पूरा 4 लाइन पढ़ेगा बैठ के। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस तुमको यही नहीं पता कि 4 मेन जो जिसपे मार्क्स मिलने वाला कीवर्ड्स है वो क्या था। है ना? कंफर्ट है? इस तरीके से अगर हम लोग आगे पढ़े तो चलेगा। फर्स्ट डे थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि तुमको मेरा रिदम पता चलना चाहिए और मेरे को तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जानना होता है कि तुमको किस तरीके से। अब कोई बोलेगा अगर ने पूरा लर्न करना है तो वैसे पूरा करेंगे, बट तुम 2 क्लास बाद भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये चलेगा ना? सेंटेंस राइटिंग सबसे हो जाएगा ना, मेरे को ये जानना है। पक्का ना? परफेक्ट, ठीक है। हेलो हेलो, सूरज का हेलो आया, ओके हेलो, ठीक है। अब एक और हम तुमको एग्जांपल देता है उरी का। उरी देखा है कोई है जो नहीं देखा है? इतना प्राउड होने वाला बात नहीं है। हाथ और उठा रहा है बेशरम लोग। क्या किया तुम? उरी नहीं देखा है?
आज का होमवर्क है तुम्हारा, उरी मूवी देख के आना कल। हाँ हाँ, यही तो होता है ना, मूवी में पढ़ाई आ जाए तब बात ही क्या हो फिर। सुपर 30 वाला मेरे को जाना भी नहीं बाबा, फीस चाहिए। वो ऋतिक रोशन वो करे, आनंद चलेगा उसको, नहीं जी मेरे को नोबेल प्राइज। हाँ इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाएगा, रुको। उरी उरी इधर से देखो। क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब यूएन या यूएस क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। तुमको इसमें कौन कौन लोग है ये मालूम पड़ रहा है क्या? अच्छा, कौन कौन लोग है बताओ तो। हाँ, सबसे पहले मोदी जी, ठीक है, और आसपास वाले लोग। डिफेंस मिनिस्टर कौन था उस समय? राजनाथ सिंह, ओके। उसके बाद हाँ, जो एनएसए वो कौन था? परेश रावल का रोल जो किया इसमें नहीं देखा है क्या अभी तक? अजीत डोवाल सुना है? नहीं, हाँ ना, ओके, अजीत डोवाल। और इसमें और लोग कौन कौन है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी तो तुमको पता होना चाहिए ना, बांग्लादेश वाला एपिसोड चल रहा है। कौन ग्रीट किया उसको, क्या नाम है उसका? अरे बांग्लादेश एक्स-पीएम शेख हसीना, लोग नाम भी भूल गए। हाँ, तो उसको ग्रीट कौन किया? अजीत डोवाल ही तो गया था उसको लेने के लिए, उसकी जान को खतरा था इतना। अजीत डोवाल इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का, अभी भी वही है। और ये कौन है? ये दो लोग स्क्रीन पे जो दो लोग हैं, हाँ, ये टकलू और उसके बगल वाला, ये राजनाथ सिंह नहीं है। राजनाथ सिंह इस तरफ बैठा था। ये जो जैकेट में है वो अरुण जेटली, उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर। जंग के लिए तो पैसा लगेगा ना, रिसोर्स। और उसके बगल में जो बैठा है वो मनोहर पारिकर, वो एडवाइजरी। ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही तुम आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे? और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है। और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का
उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। अभी ड्रामा थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे ये लोग क्या किए, तुम नोट किया? मूवी देख लिया क्या खाली कि थोड़ा दिमाग खुला था? स्ट्रैटेजी बनाया? स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाया। क्या प्लान बनाया बताओ? यहां पे स्ट्रैटेजी बनाया कि ऑब्जेक्टिव सेट किया? यहां स्ट्रैटेजी का तो ये लोग डिस्कशन ही नहीं किए, ऑब्जेक्टिव सेट किया है। तुम अगर नोट किया, सब जन अलग अलग बात बोल रहा था। राजनाथ सिंह आके बोला इंडस ट्रीटी का पानी रोक देते हैं, दैट वाज वन ऑब्जेक्टिव, वो भी एक ऑप्शन है, कर सकते थे। दूसरा, अरुण जेटली क्या बोला, एलसी के बाद थोड़ा बहुत वो बॉम्बार्डिंग कर देंगे, मिसाइल विसाइल फेंक देंगे। दूसरा ऑप्शन ये आया था। तीसरा ऑप्शन क्या आया था? सर्जिकल स्ट्राइक, जो अजित डोवाल दिया। और फिर सब जन बैठ के अग्री किए कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा था। अभी तक स्ट्रैटेजी का डिस्कशन हम लोग चालू ही नहीं किया। सेंस बना? अब तुम देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा। हर एक लॉन्च पैड कुछ टेररिस्ट अभी बैकग्राउंड में पूरा प्लानिंग हो गया। जहां अब से उरी वो हमले के स्ट्रैटेजी आतंकवादी एक्सप्लेन आए। करेगा। 38 चुप रहिए अब। हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स। इन सब डिटेल्स की क्या हमारे इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? अभी देखा, वो प्लान पूछा क्या होगा। अब वो सर हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब रिसोर्स का बात कर दिया। वो बोला एक तो ये देखने नहीं देगा 2 मिनट चैन से। ठीक है, ओके। पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग मी-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, आप प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत। हो गया अभी ये इतना मोर देन रेलिवेंट। थोड़ा देर और ना, होमवर्क में तुम पूरा देख के आ जाओ। यूट्यूब पे और यूट्यूब नहीं है तो टॉरेंट डाउनलोड। हाँ अब यहाँ प्राइम वीडियो तो चला के तुमको नहीं दिखा सकते ना, वो कास्ट ही नहीं हुआ। हाँ उससे भी मिल जाएगा। जाने बाहुबली में हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन देखा था। उरी में सबसे पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट हुआ और रियल लाइफ में एग्जैक्टली यही चीज होता है। जियो फॉर एग्जांपल, तुम क्या लगता है जियो एकदम बाय डिफॉल्ट है हमको मार्केट शेयर कैप्चर करना है? वो बहुत सारा अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा ना, तब जाके वो एक ऑब्जेक्टिव पे फाइनलाइज किया कि हमको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, अरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में आके। अब उसके बाद स्ट्रैटेजी पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। क्या क्या हुआ स्ट्रैटेजी में? उरी वाले में ऑब्जेक्टिव क्लियर था, सर्जिकल स्ट्राइक। अब वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया गया। क्या स्ट्रैटेजी था?
पहले रिसोर्स एलोकेट हो गया, 80 कमांडोज चाहिए, उसके बाद टाइम फिक्स हो गया 45 से 50 मिनट का पूरा होगा, और वो पूरा एकदम डिटेल बता दिया, हम लोग 2 बजे टेक ऑफ करेंगे, 5 बजे लैंड करेंगे, जो भी सब कुछ डिटेल में बता दिया, टाइम पूरा सेट हो गया। अब वो और प्लान को पूरा ब्रेक कर रहा था छोटे छोटे डिटेल्स में, 4 टीम्स में डिवाइड किया 20 ईच करके, और चारों टीम्स को सबको अपना अपना स्मॉल टारगेट्स दिया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक करके सारा टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को न्यूट्रलाइज करना है। अब उसमें कोई एक टीम तो सारा काम नहीं कर रहा था ना, तो हर एक टीम को वो छोटा छोटा अपना टारगेट्स सेट करके दिया। रियल लाइफ में भी यही होता है, सेल्स डिपार्टमेंट को अपना टारगेट दिया जाता है, परचेज डिपार्टमेंट को अपना टारगेट। उसको क्या टारगेट मिलता है? परचेज डिपार्टमेंट का टारगेट बता सकता है? वो कितना कॉस्ट सेविंग्स करेगा परचेज करने के लिए, ईओक्यू पढ़ा होगा ना तुम कॉस्ट में, वो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे कि उसका कॉस्ट भी बचे, एट द सेम टाइम कभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं आ सके। इसके लिए हम तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता है, ब्रिटानिया और बिग बाजार। बिग बाजार कब आता है? अभी वो स्मार्ट बाजार हो गया, मेरे को भी मालूम है, ठीक है। तो बिग बाजार वाले टाइम का हम तुमको एग्जांपल दे रहा है। ब्रिटानिया बिस्किट सेल करता है, बिग बाजार रीसेल करता है, करेक्ट? सॉरी, ब्रिटानिया इज अ मैन्युफैक्चरर, बिग बाजार इज अ रीसेलर बोलेंगे, रिटेलर नहीं है वो, क्योंकि वहां होलसेलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इट इज जस्ट अ रीसेलर, ठीक है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, डन है। अब तुमको बॉर्बन बिस्किट खाना है, तुम ब्रिटानिया के पास तो नहीं जाएगा ना, बिग बाजार के पास जाएगा, हाँ या ना? अब बॉर्बन बिस्किट होगा ना तुम्हारा फेवरेट, ओरियो है, ओरियो और बॉर्बन सेम टू सेम, उस समय बॉर्बन ही था, ओरियो उसके बाद आया, ये उस समय वाला बात है, ठीक है। तो एक बार के लिए तुम बॉर्बन को फेवरेट बना लो, 10 मिनट बाद फिर ओरियो पे आ जाना, क्योंकि बॉर्बन का स्टोरी है, इसीलिए मैं वो तुमको चेंज कैसे करे। तो अब तुमको बॉर्बन बिस्किट खाना एकदम मस्त क्रेविंग हो रहा है, तुम गए बिग बाजार के, बोला, तुम क्या बोलेगा मेरे को, ब्रिटानिया वाला बॉर्बन चाहिए कि बॉर्बन चाहिए? बॉर्बन चाहिए, बॉर्बन बिस्किट चाहिए। अब तुम बोला मेरे को बॉर्बन बिस्किट चाहिए, हाँ मन में प्रेफरेंस जरूर हो सकता है ब्रिटानिया वाला चाहिए, दैट इज ओके, बट बॉर्बन तो बॉर्बन है ना, किसी में चॉकलेट थोड़ा ज्यादा किसी में कम, इतना ही फर्क होगा, करेक्ट। अब अगर मान लो बिग बाजार मना कर दे कि नहीं ब्रिटानिया वाला तो नहीं है बॉर्बन बिस्किट, तुम क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, जब आए तभी बुलाइएगा, वही बिस्किट चाहिए, कोई और बॉर्बन पार्ले का होगा या दूसरा किसी बिस्क फार्म का होगा, जो भी होगा वो तुम ले लेगा, हाँ या ना? और कोई भी बॉर्बन बिस्किट बिके, बिग बाजार को घंटा कोई फर्क पड़ता है? ब्रिटानिया का बिके या बिस्क फार्म का बिके या पार्ले का बिके, उसको कोई फर्क पड़ता है? सब जन उसको बराबर ही मार्जिन दे रहे होंगे, ऐसा तो नहीं ना ब्रिटानिया उसको कोई ज्यादा ही मार्जिन दे रहा है, सब जन ऑलमोस्ट बराबर मार्जिन दे रहे होंगे, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका भी बिस्किट बिके, करेक्ट। यानी एक लौता इंसान जिसको फर्क पड़ता है कि ब्रिटानिया का बॉर्बन बिके इज ब्रिटानिया खुद, है ना? तो वो अपना ईआरपी सिस्टम, ईआरपी समझता है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वो ऐसा इंटीग्रेट करके रखा था बिग बाजार के साथ, मतलब ब्रिटानिया का सॉफ्टवेयर इज लिंक्ड विथ बिग बाजार के सॉफ्टवेयर पे। अब बिग बाजार पे जैसे ही बिलिंग होगा वो बारकोड स्कैन करते हैं, जैसे ही बारकोड स्कैन किया तो ऑब्वियसली बिग बाजार का स्टॉक -1 होगा, माइनस होता चला जाएगा ना, जैसे जैसे बारकोड स्कैन हो रहा है, मतलब वो आउट हो रहा है। तो वो इस तरीके का क्रिएट किया हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर कि जैसे ही उसका ROL सेट किया हुआ था, रीऑर्डर लेवल सेट किया हुआ था सिस्टम पे। लेट से अगर 5-7 पैकेट बचा है शेल्फ में, अगर 5 से 7 पैकेट बचा है तो ऑटोमेटिक एक मेल जनरेट होकर चले जाएगा ब्रिटानिया को कि बिग बाजार के इस वाले पर्टिकुलर आउटलेट में बॉर्बन बिस्किट का स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अब ब्रिटानिया का काम है उसको रिप्लेनिश करने का, रिफिल करने का। ये था ब्रिटानिया का ईआरपी स्ट्रक्चर, जस्ट टू इंश्योर कि उसका स्टॉकआउट सिचुएशन नहीं आना चाहिए बिग बाजार के स्टोर्स पे, क्योंकि अगर आता इससे एक लौता नुकसान जिसको होता वो ब्रिटानिया खुद ही था। सेंस बना? तो सबको अपना टारगेट्स दिया जाता है जो लोगों को अचीव करना होता है। समझ में आया स्ट्रैटेजी मतलब? क्लियर है? बताओ। हाँ हो गया। अभी और क्या मूवी दिखाएं? तो ये होता है। वैसे तुमको एक और स्ट्रैटेजी के ऊपर एक बढ़िया मूवी दिखा नहीं सकते, बहुत 8 एपिसोड है। जियो सिनेमा पे एक टीवी सीरीज है। तुमको स्ट्रैटेजी मूवीज में अगर इंटरेस्ट हो तो जियो सिनेमा पे एक सीरीज है बालाकोट एंड बियॉन्ड करके, कोई देखा है?
नहीं देखा होगा। बालाकोट, उसमें कोई बहुत ओवरडॉग एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है, सब अंडरडॉग एक्टर्स हैं, कोई बहुत हाईफाई लोग नहीं है, बट सुपर स्ट्रैटेजी वाला मूवी है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, पुलवामा में कोई अटैक हुआ, वो लोग अटैक के ऊपर मूवी बना देंगे। बालाकोट एंड बियॉन्ड वाला जो टीवी शो है, वो अटैक के पहले पीएमओ में क्या स्ट्रैटेजी मेकिंग हुआ, अटैक के बाद में कैसे वो यूएन के सामने जाके डिस्प्ले करना था कि हम अटैक तो किए हैं लेकिन क्यों किए हैं, वो पूरा पाकिस्तान का ब्लेम दिखाना इंटरनेशनल फोरम के ऊपर में, वो पूरा उसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। तो अगर टाइम मिले तो देख लेना। 8 एपिसोड्स का है, घंटा तुम कौन सा एग्जाम तक पढ़ेगा, ये सब फालतू बात मत करो, ठीक है। रोज क्लास का आधी घंटा, मतलब ये जो तुम इंडिकेट किया मेरे को अच्छा नहीं लगा, घर पे देख लेना, इधर आओ, ठीक है। तो देखो स्ट्रैटेजी, अब कोई तुमसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी मत करना, लेकिन फिर भी तुमको स्ट्रैटेजी का एक बेसिक डेफिनेशन जरूरी है। बोलो क्यों? अगर कोई भी केस स्टडी पूछा जिसमें तुमको स्ट्रैटेजी का रेफरेंस आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है तुमको 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, चलेगा ना? पक्का? तो इसीलिए यहां देखो डिक्शनरी मीनिंग है, उसको बगल में क्रॉस कर लो, तुम वो नहीं करना। हाँ, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का देखो, स्ट्रैटेजी मतलब जो मार्क कर रहा है सिर्फ वही मार्क करना है। तुम लोग क्या करते हो, पूरा हाईलाइट, ऐसा ऐसा पूरा हाईलाइट कर देगा, हाईलाइटर बचाओ, जितना मार्क कर रहे सिर्फ उतना ही मार्क करने का। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट मतलब समझता है कुछ नहीं, गेम प्लान। ब्लूप्रिंट मतलब एक प्लान ऑफ एक्शन, गेम प्लान। ये दोनों में ऐसा एरो दे दो और लिख लो प्लान ऑफ एक्शन। नॉर्मली तुम जब तुम आर्टिकलशिप वगैरह करने जाएगा तुम सुनेगा POA, आज का पोआ क्या है, प्लान ऑफ एक्शन। हाँ ऐसे ही बोलते हो, आज का पोआ क्या है। वहां कोलोकियली बात होता है, EOD तक सबमिट कर देना, एंड ऑफ डे, तो ऐसे वो लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ गेम प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 4 चीज तुमको याद रखना है स्ट्रैटेजी में, क्या क्या, वो 4 वर्ड्स को बस यहां पे नोट कर लो। स्ट्रैटेजी में क्या 4 वर्ड्स है? नहीं, जो हम लोग इधर से पढ़े, स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक गेम प्लान होगा जिसमें क्या चाहिए, जो किस चीज के लिए बनेगा, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट। और अचीव करने के लिए तुमको क्या चाहिए, रिसोर्सेस, और साथ में क्या अटैच होगा, टाइम फ्रेम। ये आगे आएगा, यहां पे नहीं है, आगे आएगा, तो हम तुमको यहीं पे समराइज करवा दिया। सेंस बन रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अब जियो को ये आइडिया आया था कि फ्री सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना। तुमको क्या लगता है एयरटेल को कभी आइडिया नहीं आया होगा, वोडाफोन को कभी आइडिया नहीं आया होगा? आइडिया तो आया ही होगा ना, लेकिन जियो क्यों एग्जीक्यूट कर पाया उस आइडिया को? आइडिया तो तुमको भी आ सकता है कि हम फ्री इंटरनेट बांटेंगे सबके घर में, हाँ जाओ बांटो, लेकिन पैक करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है ना। वो मुकेश अंबानी के पास था रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिटेबिलिटी, वो उसका पैसा यूज करके जियो को फंड किया। तुमको पता है जियो का इन्वेस्टमेंट क्या था पहला 5 साल तक? हाँ रिलायंस आया, बट कितना रुपया आया, कितना, गैस तो मारो। हाँ टोटल 5 साल में 50,000 करोड़, और रुपीज में बात करो ना, $500 मिलियन, रुपीज में बात करो, 1.5 लाख करोड़ एवरी ईयर। हर साल का 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट था जियो में, जो तुम हम लोग फ्री सिम कार्ड यूज कर रहे थे ना, उसका एवरी ईयर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा था जियो का। अब ऑब्वियस सा बात है वो जियो कर पाया, क्यों कर पाया? रिलायंस का बैकिंग था उसके पास। रिलायंस जो उसका पेट्रोलियम बिजनेस, कैश का वो बिजनेस था, उसका बैकिंग था। एयरटेल को ये जान लेने के बाद भी एयरटेल फ्री नहीं कर पाया था, रिसोर्स नहीं था। उसको मालूम है फ्री करते ही हम 4 दिन में सलटना पड़ेगा, वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, तो क्या फायदा है। तो भले ही कॉम्पिटिटर फ्री में बांट रहे, लेकिन फिर भी एयरटेल 300 या 350 तक पहुंचाया था, उससे नीचे वो नहीं जा पाया था। याद है वो टाइम? नहीं, शायद तुम बहुत छोटा होगा। 2015-16 वही 8 साल पहले ना। हाँ तो ठीक है, हम तुमको बता देता है
तो जब जियो फ्री सिम कार्ड बांटे जा रहा था, मैक्सिमम मार्केट शेयर वो एयरटेल का ही छीना। अब उस समय जियो एक लौता चीज का फायदा उठाए, वो था एयरटेल का लैक ऑफ रिसोर्सेज। टेलीकॉम इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया में, हजारों लाइसेंस चाहिए तुमको, उसमें गवर्नमेंट को जो अपना है ना ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको हजारों लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है, फिर टेलीकॉम टावर्स तुमको बैठाना पड़ेगा हर जगह, उसका पैसा अलग लगता है। ये सब चीज का सबको पता है, टेलीकॉम बिजनेस ऑपरेटर के पास कैश क्रंच रहेगा ही रहेगा। एयरटेल के पास भी कोई बहुत पैसा नहीं है, वो चल रहा है क्योंकि वो पहले से मार्केट कैप्चर करके रखा है। वोडाफोन का हालत तुमको पता ही है, हाँ वही वोडाफोन एक ही बात, ठीक है। ये एक लौता चीज का फायदा उठाया रिलायंस जियो, क्योंकि उसको पता था रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकिंग है, बाकी लोग चाह के भी जीरो तो नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में तुम जीरो कर दो तो लोग मौत को बुलावा दे दें, बोले हाँ चल ठीक है ट्राई तो करते, क्या होगा, बेसी से बेसी जान जाएगा। इंडिया में यही है, तुम फ्री कर दो और फिर देखो क्या होता है। नहीं हमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है ना। तो जियो, और उस समय तुमको भी पता है ऑल्टरनेट नंबर्स आने लग गए थे लोगों के, मम्मी जियो, और मम्मी जियो परमानेंट हो गया, मम्मी वाला नंबर साइड हो गया। ये तो एक स्मार्ट मूव था ना जियो से, और वो एक लौता चीज का फायदा उठाया, लैक ऑफ रिसोर्सेज। सेंस बना पक्का। और उस समय अगर एयरटेल पैसा लेने जाता भी, अगर वो आईपीओ लेके आता, तुम सब्सक्राइब करते? चांस ही नहीं है, क्योंकि जियो के आने से पहले तक अगर वो पैसा ले रेज करता तुम कर देते, तुम आईपीओ में सब्सक्राइब कर लेते, लेकिन जियो के बाद तुम नहीं करते। और अगर वो लोन लेने जाता, बैंक वाले लोग मना कर देते कि इतना बड़ा कंपटीशन में हम कैसे लोन दे दे। सेंस बना ना। तो एयरटेल के लिए डेडलॉक सिचुएशन था और जियो उस चीज का फायदा उठाया, बस डन है पक्का। तो ये रहा स्ट्रैटेजी, मतलब एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, गेम प्लान, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वर्ड तुमको यहां नहीं मिलेगा, वो आगे आएगा, बट अब यहीं से तुमको रिलेट करवा रहे हैं, डन है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका फायदा क्या है, एक लाइन तुम इधर लिख लो ऊपर में, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान which अलग कलर से कॉप्स लिखना, COPS, लॉप्स नहीं है वो कॉप्स है। इससे पहले मेरा C तुमको L लगे, पहले क्लियर कर दो। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अरे लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है क्या? हम ये तो पूछना ही भूल गया, अभी तक चल रहा है? हाँ यार चल रहा है, क्रेजी, ठीक है, मेरा ही काला ज़ुबान बहुत काला है। चलो आगे चलते, कहीं पे भी कुछ डाउट हो रोक देना, वो अपने डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसमें क्या ही डाउट है। स्ट्रैटेजी द गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव, और ऐसे सब जन को बोलना होगा, हम लोरी नहीं सुना रहे, जो सुनना है तुमको बोलो। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बढ़िया, यही मोमेंटम 20th क्लास तक चला देना बस, ठीक है। अब वर्ड्स मार्क कर लो, गेम प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बात है बस तुमको यहां पे कॉप्स का। कॉप्स मतलब क्या? कॉप्स से 4 फायदा जो स्ट्रैटेजी से होगा। सबसे पहला सी, कंपटीशन। अच्छा स्ट्रैटेजी होगा तो तुम कंपीट कर पाओगे। आजू बाजू में देख लो ना, सब कॉम्पिटिटर ही तो बैठे। अगर तुम्हारा पढ़ने वाला स्ट्रैटेजी बढ़िया है तब तुम कंपटीशन में आगे निकल सकते है, वरना नहीं। करेक्ट है। तो सी मतलब कंपटीशन। ओ, ऑपरेशंस को कैरी आउट करना है। ये जो 80 सोल्जर्स, 80 कमांडोज, 20 ईच करके 4 टीम्स में डिवाइड किया, वो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर उसको दिया, वो हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान हेलीकॉप्टर के कलर के साथ मैच किया था। ये सब जो है क्या, ये ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट करना था। डन है। पी, मार्केट पोजीशन क्रिएट करेगा। जियो का जो स्ट्रैटेजी था फ्री में सिम कार्ड बांटने वाला, क्यों था? इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में एकदम से अगर तुमको 50% मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तुम कैसे करोगे? एक ही लौता तरीका इंडिया में, फ्री में बांटो।
क्योंकि दूसरा तुम क्या ही ऐसा कर लेगा जो एयरटेल और वोडाफोन नहीं कर सकते। करेक्ट है? तो वो ऐसा कुछ किया जिससे वो एक पोजीशन क्रिएट कर पाया। डन है? पक्का? और एस मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, पूरा बोलने का, और नहीं तो फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलने का। सिर्फ सेटिस्फैक्शन बोल के रुकना मत। ठीक है? डन है? अरे बोलो ना, पक्का? क्लियर है? अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन में स्ट्रैटेजी का एग्जांपल, कभी तुम कोई कस्टमर सर्विस सेंटर तो गया होगा, कौन सी कंपनी का? चलो हम तुमको डेल का एग्जांपल देते हैं। डेल का, और ये डेल का पॉलिसी है। तुम लैपटॉप प्राइसेस का तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है? पूछना नहीं था, आइडिया है ना बस। तो लैपटॉप में अलग अलग कंपनी, एचपी, डेल, लेनोवो, मेजर ये तीन है। एप्पल का लैपटॉप चलता नहीं है, मेजर ये तीन है ना? हाँ, आसूस, एसर वगैरह बहुत सारा है, वैसे मेजर ये तीन है मार्केट जिसके पास है। इसमें सबसे कम दाम लेनोवो का है, उससे थोड़ा ज्यादा एचपी का है, उससे ज्यादा डेल का है। अब डेल लैपटॉप तो वही है, प्रोसेसर वही है, स्क्रीन वही है, टच करो तो वैसे ही काम करेगा, ऐसे थोड़ी डेल ज्यादा काम करेगा। फिर वो पैसा किस चीज का ले रहा है? वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो किस चीज का ले रहा है? डेल का कस्टमर सर्विस। लेनोवो तुमसे कम पैसा लेगा, तुम ले लो, जब तक वो अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारा सही है। जिस दिन लेनोवो खराब हुआ तुम समझ लेना नया लैपटॉप तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर तुमको 25 दिन तक दौड़ाएगा। अब सोच के देखो, किसी का लैपटॉप खराब हो जाए और 25 डेज विदाउट वर्क, फोन तुम 25 मिनट नहीं रह पाएगा फोन के बिना कम, लैपटॉप 25 डेज विदाउट तुम रह लेगा। लेकिन एक काम करने वाले इंसान से पूछो कैसे रहेगा वो। जब तुम आर्टिकलशिप जाएगा तब तुम्हारा फोन साइड, लैपटॉप मेन हो जाएगा, पता चलेगा इंस्टाग्राम भी ब्राउजर से कर रहा है कि लैपटॉप ही है तुम्हारे सामने। उस समय 25 डेज विदाउट वर्क, यानी तुमको ही पता है कितना लॉस है, नोशनल लॉस है ना। एचपी लेगा 10 दिन, उससे कम। डेल का ये खासियत है, वो एक पॉलिसी फॉलो करता है, NBD, नेक्स्ट बिजनेस डे। अगर हम आज कॉल लिखा रहे हैं, आज एक बिजनेस डे मतलब वर्किंग डे, हॉलीडे नहीं होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे को हाफ बिजनेस डे वो लोग गिनते हैं, वर्किंग डे होना चाहिए। 15 अगस्त नॉट अ बिजनेस डे, ठीक है। तो डेल का ये अगर तुम आज कॉल नोट कराओ, कल के कल अगले ही दिन कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आके तुम्हारा लैपटॉप चेक करेगा, जहां पे तुम बैठे हो वहीं पे, वो लेके नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं पे चेक करेगा, और जो पार्ट्स उसको जैसा चाहिए वो वहीं पे लाके तुम्हारा लैपटॉप ऑन साइट ठीक करके जाएगा। तो ये एक पॉलिसी है जिसके वजह से डेल पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। सेंस बना? तो दिस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एप्पल, किसी को कोई है जिसको एप्पल पसंद नहीं है? हाँ, और नहीं, अरे तो हम स्टोरी बता रहे तुमको। हाँ, ये मेरे को भी नहीं था, बट अभी हम फॉरेन ट्रिप्स मार के आए भाई साहब, बाहर में हर 10 में से 9 इंसान के पास एप्पल है, हर 10 में से 9 इंसान के पास एप्पल है। अब इंडिया में भी सस्ता हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिया में तुम अगर जीएसटी क्रेडिट ले लिया तो यूएस से सस्ता आईफोन इंडिया में आ रहा है। मैक्सिमम लोग जीएसटी क्रेडिट लेके ही लेते हैं। हाँ, ये मत सिखाओ, सब जुगाड़ बैठाना जानता है इंडिया है ये। हाँ, ऐसी थोड़ी एक जन 5-5 फोन ले लेता है एक साल में, ठीक है। हाँ, तो एप्पल ऐसा मार्केट क्रिएट किया है, मतलब तब लगता है कि हाँ, तुमको एप्पल का वैल्यूएशन पता है क्या वैसे? बोलो कितना एप्पल का वैल्यूएशन? हाँ, कितना ट्रिलियन? इक्विवेलेंट टू इंडियन जीडीपी, ये एप्पल का वैल्यूएशन। मतलब अगर एप्पल खरीदने निकले वो इंडिया को खरीद सकता है। ये एप्पल का वैल्यूएशन, एक लौता कंपनी यूएस का, ये उसका कंपनी का वैल्यूएशन है। अब समझ में आता है वैल्यूएशन हो ही गई ना, बाहर निकलो तो लगते सर हर दूसरे इंसान के पास एप्पल है, हर दूसरा इंसान। मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग वन प्लस, सैमसंग जानते ही नहीं क्या है। तो ऑब्वियस सा बात है ना, कुछ तो कर रहा है। इतने लोग तो बोके नहीं हो सकते ना, 2-4 लोग हो सकते हैं। 10%, 12% लोग को तुम बोका बना सकता है, 95% लोग को कैसे बोका बनाएगा? करेक्ट।
और जितने भी लोग हाथ उठाए नहीं है, वो नाम नोट करके चेहरा के साथ में फोटो चिपका के बगल में देना। अगर किसी दिन तुमको एप्पल यूज करता हुआ देख लिया, दोगला बोल बोल के तुमको, नहीं ऐसा क्योंकि हम भी था, हम खुद बोलते हुए एप्पल नहीं पसंद, एप्पल नहीं पसंद, लेकिन जोक्स अपार्ट, एप्पल ठीक है, जो स्टेटस सिंबल हुआ था, अब तो कोई स्टेटस सिंबल बचा भी नहीं है, कटा हुआ एप्पल सबके पास होता है। लेकिन एप्पल का एक खास बात एक्चुअल में है, क्योंकि जब फोन यूज करना चालू किया तब एप्पल का तुम एक भी हैकिंग स्टोरी नहीं सुनेगा। कभी भी तुम ये नहीं सुनेगा कोई फोन हैक हुआ और वो एप्पल का फोन था। वर्सेस सैमसंग वगैरह सब एंड्रॉयड बेस्ड है, एंड्रॉयड इज मेड बाय गूगल। तब गूगल क्या, गूगल अच्छा सॉफ्टवेयर बना है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबको सेल कर रहा है। वो अब सब जन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं, यानी बहुत सारा लूज एंड्स आ रहा है ना। वर्सेस तुम देखो एप्पल अपना सॉफ्टवेयर किसी को सेल नहीं कर रहा है, वो अपना ही इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहा है, तो इसीलिए एप्पल का फोन तुम हैक होता हुआ नहीं सुनेगा। तो ये एक लौता चीज है जो लगता है ठीक है बैंक बैलेंस थोड़ा प्यारा है तो वो रहे तो अच्छा है, तो बस इसीलिए लोग वो यूज करते हैं और नॉर्मली फिर वो शिफ्ट आउट नहीं होते। ध्यान बना, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में, बाद में आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो ना, तो वापस रिपीट करो। स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बोलो, कॉप्स मतलब सी, कंपीट सक्सेसफुली ओ, ऑपरेशंस पी, पोजीशन एस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। कीवर्ड याद हुआ? बस टोटल यहां पे 4 और 2 6 कीवर्ड है। गेम प्लान, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और स्ट्रैटेजी से हो क्या रहा है? कॉप्स, कंपीट सक्सेसफुली, ऑपरेशंस, पोजीशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। अब इसको अगर तुमको फ्रेम करना पड़े, 2 सेंटेंस में पूरा फ्रेम हो सकता है, फ्रेम कर पाएगा? फर्स्ट सेंटेंस, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस, with the help of a strategy companies can COPS compete successfully, operations can be carried out effectively या best possible manner में, P position can be created, market position is created, S satisfaction of customers। सेंस बना? पक्का डन है ना? कंफर्ट है? इस तरीके से पढ़ते हुए चले, हो जाएगा पूरा, चलेगा? ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे रिप्लाई करो यार, 10 मिनट और फिर आज हम लोग रैप कर देंगे, ठीक है? स्ट्रेटेजी तो हो गया एक बेसिक। अब बोलो मैनेजमेंट मतलब, वापस मैनेजमेंट से भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट कोई अगर केस स्टडी में आ गया या एमसीक्यू में आ गया तो ये सब काम का है। केस स्टडी या जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी होगा वो हम तुमको अलग से उसको मार्क करवा देगा, उसका टेंशन मत लो। इधर आओ, बोलो मैनेजमेंट मतलब। मैनेजमेंट का 2 मीनिंग होगा। एक मीनिंग होगा स्ट्रैटेजी बना रहा कौन है। अगर पढ़ाई का स्ट्रैटेजी तुम बना रहे हो तो तुम्हारे केस में स्ट्रैटेजी बना रहा कौन है? तुम कौन? इंडिविजुअल। बट स्ट्रैटेजी तुम बनाए ना, तो स्ट्रैटेजी के रिस्पेक्ट में तुम कौन? तुम बोले जाओगे मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी जो बना रहे, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। तुम बना के छोड़ दिया, अभी कैरी आउट कौन करेगा? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरी आउट करवाना, है ना? अब खुद करो या लोगों से करवाओ, पढ़ाई खुद करना पड़ेगा। जैसे उरी में वो विकी कौशल के साथ जो बैठा था, उसका नाम मेरे को नहीं पता, जो भी है, जो साथ में बैठा था, वो मस्त स्ट्रैटेजी तो बना दिया। 80 सोल्जर्स होंगे, 80 कमांडोज होंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, हर एक को 2-2 लॉन्च पैड का टारगेट दिया जाएगा। वो स्ट्रैटेजी बनाया उनके लिए। कैरी आउट करने वाले कौन? विकी कौशल और बाकी के 79 कमांडोज, टोटल 80 कमांडोज। डन है ना? अरे बोलो पक्का। तो ये रहा अपना मैनेजमेंट। तो एक क्या है, देखो, एक की ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अफेयर्स के लिए इंचार्ज होते हैं। अफेयर कौन सा अफेयर? बिजनेस अफेयर्स। ये भी क्लियर करना पड़ता है। ये तो मेरे को लगता है सीए इंस्टीट्यूट भी तुम्हारे साथ डबल मीनिंग बात करता है बुक के थ्रू। बिजनेस अफेयर्स लिख सकता था वो, नहीं, अफेयर्स, ठीक है? तो somebody who's in charge of business, वो मैनेजमेंट। जैसे जियो का मैनेजमेंट तुम कौन बोलेगा? जियो का मैनेजमेंट रिलायंस, मुकेश अंबानी एंड अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी बोर्ड मेंबर्स में है, हाँ या ना?
पक्का ना? अभी जियो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना था तो क्या कोई मामूली से एम्प्लॉय जाके बोले अब मेरे को लगता है फ्री करना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा ये? मुक्कू भाई ऐसे बोल रहे तो तुम्हारे जिगरी जा रहे हैं, मुकेश अंबानी डिसाइड करेगा ये? हाँ या ना? पक्का ना? तो बस वही है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा सारा रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना। रिसोर्सेज को इंटीग्रेट, सारा रिसोर्सेज लेके आना। रिसोर्स मालूम है कि क्या क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब 5 M's, तुम कहीं पढ़ा होगा 5 M's। मनी सबसे पहला, पैसा तो चाहिए। दूसरा मैन पावर, मनी नहीं होगा तो तुम स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते। आस्ते आस्ते, मनी नहीं होगा तो तुम स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते, मैन पावर नहीं होगा तो तुम स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। थर्ड मटेरियल एंड मशीन, स्ट्रैटेजी को कैरी आउट करने के लिए। और लास्ट में मैनेजमेंट, खुद मैनेजमेंट, क्योंकि वो इंश्योर करेगा स्ट्रैटेजी फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। डन है ना? पक्का? तो ये रहा मैन पावर, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी को हम लोग मशीन बोलते हैं, तो मशीन, और लास्ट में मैनेजमेंट खुद। तो यहां पे आ गया अपना 5 M's। ठीक है, चलेगा? और मैनेजमेंट में एक तरफ मुकेश अंबानी, दूसरी तरफ अनिल अंबानी भी तो है, दोनों ही तो मैनेजमेंट हुआ ना? क्यों? अरे अनिल अंबानी अपने कंपनी में मैनेजमेंट है, बट वो भी तो मैनेजमेंट लेवल पर ही है, थोड़ी लुंगी पहन के काम कर रहा है तो वो भी मैनेजमेंट के लेवल पे ना। हाँ या ना? अरे कोई डाउट थोड़ी है? हाँ ही नहीं बोलेगा कोई। ठीक है, माना उसका पोजीशन खराब है, बट अभी भी उसके पास बहुत पैसा है, कंपैरिजन में वो जीरो है, बट इंडिविजुअली तो ठीक ही कर रहा है यार। तो अनिल अंबानी का मैनेजमेंट, और दूसरा नहीं, ऐसा मेरे को भी लगता था कि वो ठीक नहीं कर रहा है, सही में जीरो। लेकिन फिर अब बॉम्बे में उसका ऑफिस है, बॉम्बे में हम ऑफिस से जा रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है मैकिन्जी में काम करता है, तो मैकिन्जी अनिल अंबानी का कोई एक कंपनी का कुछ तो भी डील कराया होगा, तो बता रहा था अनिल अंबानी का इस बिल्डिंग में ऑफिस है और उसके केबिन से पूरा एयरपोर्ट दिखता है, वो एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप जो होता है ना वो दिख। फिर हम बोला ठीक है, वो इंडिविजुअली तो अच्छा ही कर रहा है, जो भी है अच्छा तो कर ही रहा है ना, एसेट तो उसी का ही है, समझना है। लेकिन वो बिल्डिंग फिर उसको ऑब्वियसली देना पड़ा, क्योंकि कोई तो डेट था, तो कोई बैंक टेक ओवर कर ले वो पूरा बिल्डिंग। और कौन था बैंक? यस बैंक। यस बैंक का एमडी अनिल अंबानी के चेंबर में बैठता है। अब बताओ, हाँ, तो मतलब वो चेंबर में कुछ गड़बड़ है, बात ये है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पहला चीज, इट इज अ की ग्रुप। की ग्रुप कोई एक इंसान नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु इज इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर। उनका काम क्या होगा? इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज, 5 M's। और ऑब्वियस सा बात है कि सर्वाइवल एंड सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा? कि मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा, सॉरी कॉम्पिटेंस कैसा और कैरेक्टर कैसा। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों ही तो मैनेजमेंट है ना। फिर एक कंपनी इतना अच्छा कर रहा है, एक कंपनी उतना ही खराब कर रहा है, ऐसा क्यों? बना कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तुम लोग ये मूवी देखा है क्या, सरफिरा? नहीं देखा? तुम लोग रियल लाइफ स्टोरीज, मतलब हम ये नहीं बोलते मूवी देखो, बट कुछ मूवीज होते हैं जो तुमको लोगों का स्टोरी बताता है। तुमको सरफिरा का स्टोरी मालूम है? नहीं मालूम है? एयर डेक्कन का नाम सुना है? डेक्कन एयरलाइंस, वही है डेक्कन। डेक्कन एयरलाइन सुना है ना? आज इंडिगो का जो मॉडल है, तुमको पता है डेक्कन एयरलाइन बहुत पहले मॉडल ले आया था, बस वो चला नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, थोड़ा टाइम चला फिर नहीं हुआ। डेक्कन एयरलाइंस का ओनर था गोपीनाथन। सरफिरा उसका स्टोरी है पूरा। तो ये तो तुमको देखना चाहिए, तुमको समझ में आएगा, वहां तुमको समझ में आएगा मैनेजमेंट कैसा होता है। 1 रुपये में एयर टिकट लॉन्च किया था डेक्कन एयरलाइंस बैक इन 2006, 4 या 6 ऐसा कुछ। उस समय 1 रुपये में टिकट, और इंडिगो उसी मॉडल पे इतना बड़ा एयरलाइंस खड़ा कर लिया। 1 रुपये में नहीं, ऑब्वियसली लो कॉस्ट एयरलाइंस, उसी मॉडल पे पूरा एयरलाइंस खड़ा कर लिया। जो डेक्कन एयरलाइंस शुरू करके भी अच्छा चला, बट उतना बड़ा सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाया। तो सरफिरा भी देखना, मतलब ये सब मूवी देखना। हाँ ठीक है, सेंस बना। हम तुमको वैसा वाला मूवी बनाएगा जो थोड़ा रियल लाइफ रिलेटेड हो।
सर क्लास कितना बजे तक चलेगा? ओ 10:38 हो गया, ठीक है, हो गया, बस ये वाला पे रैप कर देते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट का पहला डेफिनेशन, की ग्रुप इंचार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स इंटीग्रेट करेगा रिसोर्सेज को एंड सर्वाइवल सक्सेस विल डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड वाला हम बस तुमको बता देता है वरना कल भूल जाएंगे। सेकेंड वाला, अरे 1 मिनट हो गया बस। सेकेंड वाला, सेकेंड सेंस क्या बोलता है? सेकेंड सेंस वो काम, पहला क्या हुआ, वो लोग जो ये प्लान बना रहे हैं, मैनेजमेंट कौन, वो लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सेकेंड कौन, सेकेंड सेंस में दूसरा मीनिंग काम कराने का तरीका। सारा काम थोड़ी मुकेश अंबानी खुद करेगा, वो काम करवाएंगे ना लोग से, तो वो काम कराने को भी मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तुमको काम कराने वाला एकदम फील होने वाला आर्टिकलशिप में, तुम समझ जाना, तुम नहीं वर्कर, एम्प्लॉय नहीं, वर्कर, लेबर को भी दिन का 500 रुपया मिलता है, लेबर भी नहीं बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे, लेबर ही बोल लो, लेबर। हाँ, लेबर, और तुम्हारे ऊपर में वो बॉस मैनेजमेंट होगी ना, काम कराना, कोई उससे सीखे, वो चला रहेगा 4 बजे मूवी देखने, तुमको काम दे जाएगा सुबह 4 बजे निकलने के लिए। नहीं तो एक सेकंड, हम लोग के मूवी देखने से तुम्हारा जिंदगी थोड़ी झंड हो रहा है, तो रिलेशन समझो, आर्टिकलशिप में तुम्हारा जिंदगी झंड हो रहा है, फिर वो मूवी देख रहा है। अगर वो रहता काम करता, तुम्हारा आधा काम बच जाता, तब तुम्हारी जिंदगी झंड नहीं होता, तुम दोनों 8 बजे, मतलब अलग अलग 8 बजे मूवी देख सकते थे, और यहां तुम्हारा मूवी कुर्बान हो रहा है, वो जाके देख रहा है 2 मूवी। सेंस बना ना? तो सेकंड सेंस कुछ नहीं है, काम कराने को मैनेजमेंट बोलते हैं। ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सुबह 8:30 बजे, ठीक है? चलो ओके भाई। अच्छा वैसे यहां तक तुमको कंफर्ट है ना, पूरा डन है? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आज तुम क्या ही रिवाइज करेगा, कल से रिवीजन चालू करेंगे। ओके भाई। कोई है जिसको बुक नहीं मिला? तुम लोग को मिल गया, हम ऑनलाइन वाले लोग से बात कर रहे हैं। किसी को अगर बुक नहीं मिला, जो एकदम लास्ट 2-3 दिन में एडमिशन लिया होगा, टेंशन मत लेना, तुमको पहुंच जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। और दूसरा, तुमको 2 एलोकेशन आएगा, ये तुम लोग चेक कर लेना। एक एलोकेशन होगा कोर्स का, दूसरा एलोकेशन होगा रिवीजन क्लासेस का। ये 2 एलोकेशन तुम सबको मिलना चाहिए, वो चेक कर लेना। 1 वीक का टाइम जाने दो, 1 वीक तक भी अगर नहीं मिला तो मेल कर देना, वो हम तुम लोग को रिमाइंड कर देगा, ठीक है? चलो ओके भाई। कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे